गुड आफ्टरनून। गणेश उत्सव की शुरुआत और कल है गणेश चतुर्थी, तो एक बार फिर सभी व्यूअर्स को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्केट की बात करते हैं। आज थोड़ा सा मार्केट में सुस्त दिन और कुछ शायद मार्केट आज वॉल्यूम्स भी कम रहे होंगे, थोड़ा सा एक कुछ लोगों ने लॉन्ग वीकेंड भी उसको बनाया होगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम का अभाव और उस बीच में एक थोड़ी सी स्लोनेस इस समय आपको दिखाई देगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, सभी के सभी इंडेक्सेस, खासतौर से मिड कैप और बैंक निफ्टी आज डे लो पर है वीकली एक्सपायरी से पहले। फिर निफ्टी की एक्सपायरी आज है, ऑब्वियसली उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट। ब्रॉडर मार्केट मिक्स्ड है, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन है और एक सेक्टर जो आज चमक रहा है जिसकी हमने बात की भी थी, पीएसयू बैंक्स, वो एक इंडेक्स है इकलौता जो आज एक बड़ी तेजी में है। इनफैक्ट इंडेक्स इस समय 4% ऊपर, शानदार मोमेंटम के साथ। ये ध्यान रखिएगा, पिछले हफ्ते भी इस इंडेक्स काफ़ी तेज भागा था, आज फिर 4% की रैली, लेकिन मार्केट ओवरऑल अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरूप। आज फिर ट्रेड क्या बनता दिखाई देगा, कंसिडरिंग कल एक बाजार में कारोबार नहीं होगा गणेश चतुर्थी के मौके पर। फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी से पहले, फिर निफ्टी की एक्सपायरी से पहले भारी भरकम अनवाइंडिंग देखते ही देखते हम निफ्टी बैंक को भी डे लो पर आता देख रहे हैं। तो आज के लिए पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए इस आखिरी 1.5 घंटे के लिए? देखिए, पोजीशनिंग तो आपको लॉन्ग की रखनी है हर्षिता, क्योंकि मार्केट ने अब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर किया। जो हमने एक चीज डिस्कस की है कि यहाँ से स्टॉप लॉस ही आपको बाहर निकालेगा, आपका व्यू आपको बाहर नहीं निकालेगा। अभी तक मार्केट ने क्या किया है, और निफ्टी में भी देखिए आज का लो क्या है, 20,121, जो फ्राइडे के लो से बेटर है। तो जो भी हो, चाहे हमने डिफेंड किया है लेवल्स को, और वही इंपॉर्टेंट लेवल है। फर्स्ट सपोर्ट 20,121, बड़ा सपोर्ट आपका 20,050 पर है। मेरे ख्याल से हर डिप को बाय करिए। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज ये होगी कि अब आपको अगर यहाँ बाय कर रहे हैं तो 2 दिन के ग्लोबल क्यूज बचाने हैं, वेडनेसडे को जब आप आएंगे, क्योंकि कल हम नहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो वो रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं, और इस चीज ध्यान रखिए, यूएस में भी थोड़ा रिस्क है क्योंकि फेड का आउटकम आना है, वेडनेसडे को ही आना है, तो वो थोड़ा सा रिस्क है। इसके लिए भी लोगों ने शायद अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की की हो, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि ये चीज़ों पर इतना सोचना नहीं चाहिए। अगर मार्केट का व्यू पॉजिटिव है आपका, तो आपको लॉन्ग ही रहना चाहिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, वो ऑब्वियसली अब 2 एक्सपायरीज आ गई, एक बैक टू बैक, एक आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, फिर वेडनेसडे को खुद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया है। यहाँ पर बाय जोन है आपका 46,000 टू 46,050। अब हम आ चुके हैं उस जोन में। इनफैक्ट लो था आज का वही था, जब हमने क्लोजिंग की शुरुआत की तो हम 46,050 पर ही थे। ये आपका बाय जोन है, और एक 45,800 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। लग गया स्टॉप लॉस, तो लग गया, कांट हेल्प इट, मतलब बैड लक, लेकिन नहीं लगा तो बड़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो अभी भी रणनीति तो यही है। और प्लस सेक्टोरली अभी भी मार्केट चर्न कर रहा है। आज देखिए, आज पीएसयू बैंकों ने लीड ले ली। ऐसे कुछ ना कुछ सेक्टर आपको रोज मिलता रहेगा, तो जब तक वो चल रहा है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। तो प्रॉब्लम वैसे कोई दिक्कत नहीं है बाजार में। हाँ, बस ऊपरी लेवल से कुछ हल्का हुआ और शायद एक मौका है इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करने का। वीरू, किन स्टॉक्स पर आपकी नजर? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। जिन स्टॉक से मेरी नज़र है, सुबह से मोमेंटम हर्षिता है उनमें, और मैं पहला स्टॉक जिसका मैं जिक्र आज सुबह भी कर रहा था, M&M। अभी मेरे पास जिन स्टॉक्स के या फिर स्टॉक फ्यूचर्स के विदिन ऑटो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, उसमें अभी भी M&M सबसे ऊपर है। OI एडिशंस देखिए हर्षिता, 4%, लगभग 2.5% का बिल्डअप एट ऑल टाइम हाई 1637। बाजार के साथ 5-7 रुपये रिट्रेस हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट, बट ह्यूज OI एडिशंस। 1600 की पुट ऑप्शंस में जिस प्रकार की राइटिंग है, वो देख के लग रहा है कि मतलब मंथ एंड की तरफ ये स्टॉक बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेट्स कैरी कर रहा है अपने साथ। M&M स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो स्टॉक मैंने पिक किया है, उसमें सबसे ऊपर आएगा मेट्रोपोलिस। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स सुर्खियों में शामिल है आज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप मेट्रोपोलिस को देखें, बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड। और ये जो आज का लेवल है ना 1494 आपकी स्क्रीन पे, इसके पीछे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग खड़ी है, 1.25% OI घटा है, प्लस 1495 जो है ये नवंबर 2022 के बाद की अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री है, एग्जैक्टली 1495। दैट मीन्स अगर ये 1505 या फिर 1500 पे भी गया, मतलब 1500 पे भी गया, तो ये इसका इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर होगा। अब ऑल मूविंग एवरेजेस शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में विजिबल है। और दूसरा है डॉक्टर लाल पैथलैब, आपकी स्क्रीन पे 1.25% ऊपर, इसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। ऑलमोस्ट जनवरी 2022 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, उसको बाइसेक्ट करता हुआ मेट्रोपोलिस में OI घटा है, शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब में OI बिल्ड हुआ है।
लॉन्ग साइड पे 11% का बिल्डअप है। तो एक स्टॉक फ्यूचर पे नजर रखेंगे, दोनों ही डायग्नोस्टिक स्टॉक डेरिवेटिव्स में बेहद स्ट्रॉन्ग लगते हुए। इसके बाद जिस स्टॉक का जिक्र कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जहाँ पे अच्छी लॉन्ग बिल्डअप है, वो है टाटा मोटर्स। ऑटो में दूसरा, आज सुबह अनुज और मैंने डेडिकेटेड डिस्कशन किया भी था इस पर। उस वक्त चर्चा शुरू हुई थी करीब करीब 634 पे, अभी करीब करीब 644 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर भी 10 लाख शेयर, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख शेयर ओआई में जुड़े हैं। स्टॉक अभी भी डे हाई पर है और डेटा देखकर, पुट ऑप्शंस के स्टैट्स को देख के लग रहा है कि ये पूरे एफर्ट कर रहा है अपने 645 से लेकर करीब करीब 650 की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करने का। ओआई एडिशन अच्छा है और ऑप्शन की एक्टिविटी अच्छी है। और एक पावर स्पेस में स्टॉक, स्पेशली क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से, अभी तक इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे खासे मूव आ चुके हैं, लेकिन मैं जहां तक एनटीपीसी का जिक्र कर रहा हूं हर्षदा, ये करीब 240 पे ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली एक मोमेंटम हासिल करने के लिहाज से 240-50 एक लेवल होगा स्पॉट में, जिस पर मेरी नज़र होगी। अच्छा वो एडिशन 20 लाख शेयरों का। तो ये 5 स्टॉक्स जिन पर मेरी नज़र है, स्पेशली एनटीपीसी। हर्षदा, चलिए, ये कुछ स्टॉक्स वीरू ने आपको वायदे बाजार की पोजीशनिंग के लिहाज से आइडेंटिफाई करके दिखाए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर रख देते हैं, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आज ऊपरी लेवल से बाजार थोड़ा सा फीका होता हुआ दिखाई दिया है, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो लूजर्स के साथ शुरुआत करेंगे। हिंडाल्को देखिए 2.5% नीचे। आज आईटी मेजर्स में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ, क्योंकि वहां अमेरिका में फ्राइडे के सत्र में नैस्डैक में 200 पॉइंट तक की गिरावट बनती दिखाई दी थी। एचडीएफसी बैंक जो कल परसों तक एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर खड़ा था, लेकिन वो फुटसी का एडजस्टमेंट हो गया, तो आज कुछ हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, 1.5% का नुकसान इधर। और टाटा स्टील में भी आज हम देख रहे हैं खबर पर लोगों ने मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया है, करीब करीब 0.83% तक का दबाव देखने को मिला है। और हम आपको बता भी रहे थे सुबह में कि पोल टैल्बट प्लांट के लिए इनकी तरफ से करीब $700 मिलियन का निवेश होगा और यूके की गवर्नमेंट भी एक ग्रांट दे रही है £500 मिलियन तक का। वोडाफोन आइडिया करेक्ट होता हुआ, सिंजीन, बिरला सॉफ्ट, चोला इन्वेस्टमेंट, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए आपको कुछ अब तेजी वाले काउंटर्स दिखाते हैं। तो बीबीसीएल में करीब 2-2.25% का इजाफा। आप देखिए एमएनएम में 2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। और पीएसयू बैंक, और इस पर आगे हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे, 4.25% से ज्यादा के गेंस दिखा रहा है पंजाब नेशनल बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 3.3% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो फ्रंट फुटिंग पर हैं, तेजी देखने को मिल रही है। खास तौर से आज ऑटो कंपनियां और सरकारी बैंकों में हमने देखा है रुझान खरीदारी का जरूर बना है। अब हमारा पैनल हमारे साथ तैयार है आपकी राय, आपके लिए नई राय लेकर कि क्या ट्रेड लेना बनता है। शरद अवस्थी से बात करेंगे डिटेल में फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, राजेश सातपुते, विकास सालुंखे और राजेश पालविया तैयार हैं। 2:20 पर सरकारी बैंकों में तेजी की वजह क्या है, इस पर ऑफ कोर्स आपके लिए एनालिसिस लेकर आएंगे, और साथ ही एक बैंकिंग एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राहुल मुलानी शेख खान के। 2:30 बजे फिर फोकस रहेगा 2 अलग सेक्टर्स पर। एक तो ट्रैक्टर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, दूसरा डायग्नोस्टिक शेयर है जहां पर भी इजाफा बनता दिखाई दिया है। सुमित को जोड़ेंगे इन दोनों ही सेक्टर्स पर। फिर 240 पर 4 का चौका सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत तैयार कर रही हैं। राजेश पालविया देंगे एफएनओ का सुपरस्टार। राजेश सातपुते से समझेंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा लेंगे शरद अवस्थी से। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान जुड़ेंगे, और फिर रुख करेंगे क्लोजिंग की तरफ। 3:10 पर BTS TST BT ट्रेड्स का जायजा लिया जाएगा। ओके, चलिए फिर अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और कॉल्स लेना शुरू करते हैं। एक बार जरा पैनल को स्क्रीन पर रखिए, और आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून। इस समय मुझे लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 734, मेरे ख्याल से 750 तक जाना चाहिए। आजकल में स्टॉक होगा 725 कंटेनर कॉर्पोरेशन में तेजी का ट्रेड, और 750 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर बाय साइड की राय है। मानस आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करनी है। यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने चार्ट्स पे देख लिया है, तो करंट लेवल्स पे आप टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1504 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1504 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करेंगे। 1565 1565 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1520 वाला, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 50 रुपए के टारगेट से कर सकते हैं।
ओके, टीवीएस मोटर्स 1520 पे ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ है और मानस थोड़ा रिस्क रिड्यूस करने के लिए एक विकल्प आपको दे रहे हैं 1520 की कॉल। राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नज़र लॉन्ग पे है और शॉर्ट्स पे भी है। तो बाजार थोड़ा सा अटक गया है, तो मैंने सोचा कि कोई शॉर्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे। तो पीवीआर देखिए, पीवीआर आइनॉक्स का स्ट्रक्चर बेहद वीक है। आज आपने 20 डीएम के नीचे फिसल चुका है। अपना रेंज था, जो सपोर्ट था, उसको उसने आज तोड़ा है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो यहाँ पे जिस तरह से शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, उस तरह से अगर आप देखें तो 1750 का स्टॉप लॉस होगा। और सामने जो इसका टारगेट दिख रहा है वीरेन जी, वो है करीबन 1650, जो इसका 50 डीएमआ है। तो 1650 के टारगेट के लिए पीवीआर आइनॉक्स को बेचे। ओके, चलिए पीवीआर आइनॉक्स इसको बेचें। बहुत टाइम के बाद पीवीआर पर एक सेल कॉल। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है यहाँ पर। शिल्पा राउत को जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। और आपसे तो खैर दिन में पहली बार बात हो रही है, तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए आपके पिक। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू लूँगी यहाँ पे, बिकॉज मार्केट में थोड़ा करेक्शन है और थोड़ा हम लोग सेफ सेक्टर्स में करेंगे तो बेटर है। तो यहाँ पे फार्मा जो थोड़ा सबड्यूड है, मुझे लगता है यहाँ पे अभी फ्रेश सपोर्ट पे कुछ काउंटर्स आ गए जहाँ पे बाइंग बनता है। तो उसमें एक ऑरो फार्मा है। ऑरो फार्मा फ्यूचर्स 893 पे ट्रेड कर रहा है। इसका बहुत अच्छा सपोर्ट 885 से 883 के जोन्स में है। तो 883 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 910, 920, 25 के भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दो दिन में। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 920 का कॉल ऑप्शन रफली 10-11 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें 5 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है और व्यू सही जाता है तो आपको 25 से 28 तक के भी टारगेट दिखाएगा। औरबिंदो फार्मा ये फिलहाल आपके लिए एक मौका। 920 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आती हुई तेजी की पोजीशंस बन रही हैं। 893 पर है काउंटर। अगर आप तेजी कर रहे हैं तो 910, 920 का टारगेट रहेगा। ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो 920 का कॉल लेना बनता है। शरद, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून जी। सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको भी और तमाम दर्शकों को भी। हमें लगता है बंधन बैंक एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। स्टॉक ने नीचे से ठीक ठाक रिकवरी देखी है। जिस तरीके से बैंक की योजना है 1600 नए ब्रांचेस खोलने की, उसका फायदा मिलना चाहिए। प्लस जो ट्रांजिशन है वो लगभग अगले 3-4 साल में कंप्लीट होना चाहिए। जहाँ एमएसएमई बुक जो है, माइक्रो फाइनेंस बुक है और हाउसिंग फाइनेंस बुक है, सब में लगभग बैंक टारगेट कर रहा है कि 30% हिस्सा ऑफ एडवांसेस रहेगा। तो अभी जो माइक्रो फाइनेंस को ओवरवेट होने की वजह से और रीजनल एक कॉन्सेंट्रेशन ईस्टर्न इंडिया का होने की वजह से थोड़ा सा बुक्स में कभी कभी एबनॉर्मल वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। हमें लगता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और आने वाले समय में बैंक में लगातार इंप्रूवमेंट देखने मिलना चाहिए। इस साल तो काफी नॉर्मल नंबर्स में ग्रोथ आएगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है 14-15% टॉप लाइन ग्रोथ और 20 से 21% बॉटम लाइन ग्रोथ आसानी से मिलनी चाहिए और 2.25 से 2.5 का प्राइस टू बुक आसानी से मिलना चाहिए। तो 300, 325 के लक्ष्य के हिसाब से बंधन बैंक हमें लगता है काफी डिसेंट बेट है इन लेवल्स पे। ओके, बंधन बैंक आपकी इस वक्त कॉल है। शरद जी की पसंदीदा स्टॉक। इस बीच हमारे सुबह के कुछ के ट्रेड्स को हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। टीवीएस मोटर्स सुबह लिया गया था, मानस ने क्योंकि फ्रेश पर्सपेक्टिव दे दिया तो उसको दोबारा डिस्कस करने का मतलब नहीं है। कौन भी प्रकाश ने टिप्पणी कर दी उस पर। फ्रेश ट्रेड के पर्सपेक्टिव से पीवीआर फ्यूचर्स का सेल एकदम से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है। मानस, क्योंकि आपने टीवीएस पे कॉल दी, मैं सुबह जो हमने ट्रेड लिया था 3088 पे हीरो मोटोकॉर्प का, वो डे हाई पर है। इस वक्त टिक बाय टिक देख लीजिए, डे हाई पर है। इस ट्रेड को यहाँ बुक कर लें या फिर आपको लगता है कि ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस में या फिर ऐसे हालात में है कि इसको कैरी भी किया जा सकता है और यहाँ पे एक स्ट्रेच और पॉसिबल है अभी? बिल्कुल, देखिए मैंने टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प दोनों शॉर्टलिस्ट किए हुए थे। अगर टीवीएस मोटर्स किसी और ने दे दिया होता तो मैं हीरो मोटोकॉर्प देता। तो बिल्कुल मेरा सेकंड प्रेफरेंस यही था। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 3089 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन वीरेन जी, जिस तरह हाई टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं और जिस तरह के पैटर्न्स ऑटो क्षेत्र के स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं, मेरा समझना है कि शायद 3200 रुपए तक के भाव बहुत ही जल्दी आपको हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 3120 वाला कॉल ऑप्शन हीरो मोटोकॉर्प का 53 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 75 रुपीज के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा खैर कुछ देर में हम इस टॉपिक को रिविजिट करेंगे, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक, इनकी परफॉर्मेंस में आज आप डाइवर्जेंस देखिए। ऑब्वियसली पीएसयू बैंक यूनिवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है
और अब इंडेक्स ये करीब करीब 4% ऊपर, और दूसरी तरफ आप निफ्टी प्राइवेट बैंक रख दीजिए। अब इसमें इशू क्या है, बैंक निफ्टी जो है उसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स हैं। PSU बैंक्स तो बस एक टेक्निकली तो SBI है, बाकी हैं लेकिन उनका वेट कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। इसके लिए निफ्टी बैंक जो है वो PSU बैंक के मुंह से इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, प्राइवेट बैंक के मुंह से होता है। लेकिन क्लियरली एक मार्केट ने हर्षदा पिछले कुछ दिनों में एक व्यू लिया है कि यहाँ पर PSUs में एक मूव लिया जाए। जब मेरी प्रशांत जैन से बात हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि अब वो टाइम आ गया मार्केट में जब आपको किसी भी सेक्टर को एज सेक्टर देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो PSU है या प्राइवेट है। हालांकि उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, प्राइवेट बैंकों को एक हमेशा एक मल्टीपल का प्रीमियम मिला है और वो हमेशा मिलता रहेगा, वो PSU बैंकों को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी शायद गैप कुछ बहुत ज़्यादा ही था, इसके लिए आप इस तरीके का मूव यहाँ पर देख रहे हैं। खैर इस पर हम आएंगे जब हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन तब तक कुछ और शेयरों पर नज़र डाल लेते हैं और इस समय के जो मूव्स आ रहे हैं उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। एक बार NTPC लेकर आइए। NTPC में एक फिर से मोमेंटम इस समय बन रहा है। शिल्पा जी, कोई ऑप्शन NTPC का आपको समझ में आता हो या कोई फ्यूचर पर कोई व्यू? जी डेफिनेटली NTPC पूरे पावर सेक्टर में ही बहुत अच्छे से चल रहा है। हमने यहाँ पे पावर ग्रिड को तो डेफिनेटली एक रेकमेंडेशन दिया है, लेकिन NTPC में भी मूव बहुत स्ट्रांग है। ये 265 से 270 जोन्स को अप्रोच कर रहा है, तो आप यहाँ पे 250 का जो कॉल ऑप्शन है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई विल जस्ट चेक द रेट। या 250 का जो कॉल ऑप्शन है बहुत ही मिनिमम प्राइस है उसका, ₹1.25 है। अगर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप 240 का भी अगर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ₹4.20 में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स अब आपको 8 से 10 के बीच पे भी ये ट्रेड करते हुए मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ। इनफैक्ट NTPC ही नहीं, आप देखिए बाकी के पावर कंपनियों में थोड़ा सा बीच में विराम लगा था, कुछ मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन पावर ग्रिड का स्टॉक करीब 2% ऊपर है। आप PFC REC देखें तो वहां पर भी धीरे धीरे करके इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिर से वो पॉकेट है जहां पर मोमेंटम देखने को मिला जरूर है। अच्छा, एक और साइड जहां पर शायद यहाँ से आगे और तेजी बनती दिखाई दे सकती है, इस पर एक पर्सपेक्टिव रखेंगे। एक बार राजेश सातपुते जी, टाइटन पर नजर डालिए। ये स्टॉक सुबह से ही मजबूत है, 2.5% के गेन्स, और मैं दरअसल इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख रही हूँ, वहां पर ज्यादा पिकअप देखने को मिला है। तो क्लियरली लॉन्ग का ट्रेड अब खासतौर से जुड़ता हुआ दिखाई देने लगा है टाइटन में। ये अगला पड़ाव किस तरफ रह सकता है स्टॉक का? हर्षदा जी, देखिए अगर आप टाइटन का स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट देखें तो आप कह सकते हैं इट्स अ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट, इट्स बेसिकली राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन दे ले तो प्रोजेक्शन बनता है 3500 की तरफ, कम से कम 3500 तक ये जाना चाहेगा। बीच बीच में पॉज लेता है, लेकिन वो सिर्फ पॉज होता है, ज्यादा इसमें आप कह सकते हैं उठापटक नहीं होती। तो मेरे हिसाब से टाइटन में क्लियर कट लॉन्ग है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 3300 का। अगर आपको ट्रेड लेना है तो 3400, ऑब्वियसली वहां पे थोड़े कॉल राइटर खड़े, वो एक पहला स्विंग का टारगेट होगा। लेकिन जो सवाल था कि कहां तक, तो मुझे लगता है 3500 तक ये आराम से जाएगा। 500 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर साफ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली क्या समय आ गया है टाइटन और इसके बाकी पेयर सेट पर और तेजी की पोजीशंस लेने का? आपकी क्या राय रहेगी शरद, क्योंकि ये त्योहारों के सीजन में नॉर्मली इनको अनुमान तो यही है कि फुटफॉल्स बढ़ेंगे, कुछ बिक्री बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, बिक्री तो बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। जिस तरीके का ट्रेंड है, खास करके जो रिटेल वाली साइड है वहां पे भी, चाहे वो सनग्लासेस वाला बिजनेस हो या वॉचेस वाला बिजनेस हो, मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म ट्रिगर है जो वहां पे लगातार इंप्रूवमेंट देखनी चाहिए। बट अभी भी ओवरवेट पोजीशन गोल्ड में ही है, और गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा सबड्यूड एनवायरनमेंट है, तो हो सकता है टर्नओवर के लेवल पे आपको थोड़ी निराशा देखने को मिले। बट मेरे हिसाब से, क्योंकि टनेज के लेवल पे पिछले साल 1.5 साल में भी हमने कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड सेल्स तो देखी नहीं है। ज्वेलरी सेल्स वैल्यू बढ़ गई थी, उसका फायदा टाइटन को जरूर मिला था। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर फेस्टिव सीजन की डिमांड ठीक ठाक रहती है, गोल्ड में डिमांड ठीक ठाक रहती है, तो थोड़ा बहुत जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो आपको दिखाई देगी। बट ये वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा बुलिश होने की जगह मुझे कम दिखाई देती है। ओके, टाइटन 3351 पे स्ट्रॉन्ग मूव लेता हुआ 102 रुपये ऊपर। आज दूसरा लगातार दिन है जब हर्षदा ने टाइटन को मार्क किया है। फीलिंग्स आप समझ सकते हैं। हम आते हैं अपने सेक्टर पे, NTPC। एक बार NTPC स्क्रीन पे लेके आइएगा। 241.50 डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। मैंने अपनी 2 बजे की समरी में मार्क किया था कि ओपन इंटरेस्ट
और ऑप्शंस के सेट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि तेज़ी होगी यहाँ पे। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 4 रुपये 60 पैसे पे इसकी कॉल डी हाई पे आके खड़ी हो गई। याद रखिएगा 441 रुपये 80 पैसे क्या है, 441 रुपये 80 पैसे जनवरी 2008 का इसका स्विंग हाई है, उसको ऑलमोस्ट बाइसेक्ट करता हुआ एनटीपीसी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। एनटीपीसी और एक बार पावर ग्रिड भी लेके आइएगा। पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 198.50 पे। शिल्पा जी, सेकंड थॉट्स ऑन पावर ग्रिड, आपका व्यू 198.50। ये भी इसकी करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। अगर मैं सिर्फ उस दिन की कैंडल को 12 सितंबर की कैंडल को हटा दूं, आपका पावर ग्रिड पे टेक क्या है इस वक्त, क्योंकि फार्मा ये पावर स्पेस में स्विंग नजर आ रहा है? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, यहाँ पे पावर ग्रिड ऑन इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो ये वीक में शायद 210 212 को अप्रोच ही कर रहा है ये लेवल्स पे। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी एक ट्रेड ले सकते हैं। 200 का कॉल ऑप्शन 3 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और ये आराम से आपको 5 से 6 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगा। यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट भी 195 पे है, आपको आउटराइटली फ्यूचर्स में भी करना है, आप कर सकते हैं 195 के स्टॉप लॉस से, बट इट इज़ अप्रोचिंग 210 to 212 लेवल्स। ओके, आपकी स्क्रीन पे पावर ग्रिड स्ट्रॉन्ग और आपका भी पर्सपेक्टिव इस पे सकारात्मक है। अनुज, लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। आज पूरा बाजार जहां छुट्टी के मूड में है, 5267 सुबह सुबह पहला टिक पे इसको हमने पकड़ा था। आज हमने भी एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि पूरी बाजार की स्ट्रेंथ को इसने एक्वायर कर लिया। सब कुछ ढीला पड़ा हुआ है, सिर्फ ऑटो में थोड़ा बहुत स्विंग है। आज पूरा मोमेंटम पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 4.5% ऊपर। बिल्कुल वीरो, एक काम करता हूँ मैं, एक बार उस पूरे पीस को जो मैंने वीकेंड पे किया था इंस्टाग्राम पे, मैंने वो रील डाली थी, एक बार मैं उसको रिविजिट कर देता हूँ कि क्यों आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। देखिए टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों का इसमें तड़का रहा है। टेक्निकली पीएसयू बैंक इंडेक्स ने एक 13 साल का ब्रेकआउट दिया। पीएसयू बैंक इंडेक्स ने, मैं बात कर रहा हूँ इस इंडेक्स की, इसने एक 13 साल का एक ब्रेकआउट दिया है आपको। ये देखिए, ये निफ्टी पीएसयू बैंक है, ये चार्ट देखिए आप, ये जो एग्जैक्ट लेवल है ये 13 साल पहले था लास्ट। इसमें लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें जो इसके दो सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, सबसे ज्यादा मूव उनमें आया है। एसबीआई देखिए, एसबीआई तो खैर अब 13 साल वाले लेवल से बहुत ही ऊपर है, और दूसरा लेकर आइए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट उस लेवल को क्रॉस कर रहा है, अभी भी एग्जैक्टली उस लेवल को चलिए मान लीजिए क्रॉस कर रहा है। ये सपोज करिए 13 साल में एक्चुअली टेक्निकली, और ये तो दो सबसे स्ट्रांग बैंक्स हैं, 13 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने जीरो रिटर्न कमाया है। कई बार हम भूल जाते हैं ये चीज, रिसेंट, क्योंकि हमारे सबके अंदर रिसेंसी बायस होता है, रिसेंटली क्या हुआ उसको देखकर हम अपने डिसीजन लेते हैं। एक और बैंक देखिए, कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक बड़े पीएसयू बैंकों में, ये देखिए कैनरा बैंक का 13 साल पहले का प्राइस देखिए आप, और अब का प्राइस देखिए, ऑलमोस्ट आधा है। ठीक है, और बाकियों में जाएंगे ना, अगर यूनियन बैंक वगैरह में, उसके बाद औरों में तो मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आपको दिखाई देगा। जैसे यूनियन बैंक देख लीजिए फॉर एग्जांपल, कहाँ था और हम कहाँ पर है। तो ये तो हो गया टेक्निकल फैक्टर। अब आते हैं इसके फंडामेंटल फैक्टर पर। दो चीज़ों पर फोकस किया है मार्केट में। पहला, जब 2015 से 2020 तक का जो एक प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 8.5 लाख करोड़ था, उसके सामने प्रोविजनिंग इन्होंने की थी 10-10.5 लाख करोड़ की। तो कुल मिलाकर 8 लाख करोड़ के प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर लॉस था 1.5 लाख करोड़ का। उसके सामने FY 21 से 22 सिर्फ 2 साल में प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट 6.4 लाख करोड़। तो जो 5 साल का पी पॉप था वो ऑलमोस्ट उतना ही 2 साल में कमा लिया। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज हुई, प्रोविजनिंग कम हो गई 3.5 लाख करोड़, और उसकी वजह से 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये प्रोविजनिंग क्यों कम हुई? क्योंकि सारे के सारे बैड एसेट्स अब अकाउंटेड फॉर है। अगली पीरियड देखिए आप, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, पूरे सिस्टम का ग्रॉस एनपीए FY 18 में जब पीक हुआ था तो 8.3 लाख करोड़ था, वो घटकर आ गया 4.2 लाख करोड़ पर। और नेट एनपीए जो 4.2 लाख करोड़ था और घटकर आ गया उल्टा 1 लाख करोड़ पर। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ गया बैंकों का 49% वर्सेस, मतलब पहले 49% था, अब 76% है। अच्छा, एक और चीज, आगे जाके इनमें से काफी प्रोविजनिंग जो है वो बैंक्स राइट बैक करेंगे अगर वो एसेट्स इंप्रूव होंगे, और अगर बैंकों को वापस उनमें से कुछ मिलना शुरू होगा तो उल्टा ऐड करेंगे। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक्स काफी चीप हैं आज भी। सारा का सारा पीएसयू बैंक यूनिवर्स आपको एसबीआई को छोड़ दें तो 1 टाइम प्राइस टू बुक के अंडर ही मिल रहा है। ये एक बड़े कारण है। एक इसमें मैं लेकिन वार्निंग साइन डाल देता हूं बस, यही चीज 10 साल पहले किसी ने नहीं सोची होगी कि इतने बड़े बड़े एनपीए आ जाएंगे। अभी हम मान रहे हैं कि एनपीए खत्म हो चुके हैं,
कल को नया एनपीए कहाँ से आएगा, नोबडी नोज। उस समय किसी ने थोड़ा सोचा होगा कि अनिल अंबानी एनपीए बन जाएंगे। 2008 की तेजी में किसी ने सोचा होगा कि अनिल अंबानी आगे जाके एनपीए बन जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा, ठीक है ना। किसी ने नहीं सोचा होगा उस समय कि जेट या किंगफिशर जाके आगे एनपीए बन जाएंगे। तो आज की डेट में जो चीज़ अच्छी लग रही है वो जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी अच्छी हो, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। लेकिन अभी रीजंस हैं तेजी के, इसके कारण ये तेजी हो रही है। तो तेजी के कई सारे कारण और वो नंबर्स में भी आगे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इसी पर अब बातचीत को और बढ़ाते हैं। राहुल मलारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेख खान बाय बीएनपी पारिबा के डेप्यूटी वीपी रिसर्च। राहुल इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। राहुल, ये एसेट क्वालिटी पर ही पहले आपकी हम राय लेना चाहेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड इस पर्टिकुलर रैली में बहुत ज्यादा मजबूत है और ये सिर्फ एक क्वार्टर की कहानी नहीं है। हमने देखा पिछले 2-3 क्वार्टर में हर बार एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। और जो मुद्दा अनुज ने भी छेड़ा कि अब सब अच्छा है लेकिन यहां से कब कौन टर्न करेगा उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर आप पीएसयू बैंकों पर क्या टिप्पणी करेंगे और इस एसेट क्वालिटी के ट्रेंड को लेकर अगर एक्सट्रापोलेट करना है, क्या आपको लग रहा है पोजीशनिंग होनी चाहिए लार्जली स्टॉक्स में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। ओवरऑल अगर आप एसेट क्वालिटी आउटलुक देखेंगे, जैसा आपने अभी बताया, तो ओवरऑल आउटलुक बहुत अच्छा सिनेरियो है। और अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो सारी पीएसयू बैंक्स ने एक अच्छी रिकवरीज का अनुमान दे रही है FY24 में। एग्जांपल के तौर पे देखें तो पीएनबी ने बोला है FY24 में 22,000 करोड़ का कुछ अनुमान दिया है रिकवरी का, वर्सेस आप FY23 में देखें उनकी रिकवरीज ऑलमोस्ट 14,500 करोड़ के आसपास था। तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स रिकवरी दे रहे हैं। वहीं अदर लोअर पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अगर बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान देखेंगे तो 12,000 करोड़ का उन्होंने रिकवरी का अनुमान दिया है, जबकि पिछले साल FY23 में उन्होंने कुछ 7,000 करोड़ का रिकवरीज किया था। तो डिस्पाइट अच्छा रिकवरीज होने के बावजूद FY23 में 25-24 में एक अच्छा आउटलुक बन रहा है रिकवरीज का। कुछ NCLT रिजोल्यूशन होने बाकी है मेजरली पावर सेक्टर में, और कुछ वन टाइम सेटलमेंट से भी पैसा आने वाला है बैंक्स के पास। सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो Q1 के नंबर में एक अच्छी रिकवरीज का रन रेट हमको देखने को मिला था। तो यहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो रिकवरीज के एस्टिमेट्स दिए हैं वो, और यानी वो ज़्यादा यानी कंजर्वेटिव और ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, तो एक बिल्कुल तो सॉरी, हाँ कंटिन्यू करिए राहुल। तो सर जो अभी जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स है क्रेडिट कॉस्ट के, वो उससे भी कम एक पॉजिटिव सरप्राइज क्रेडिट कॉस्ट में जो लोअर टायर पीएसयू बैंक्स है स्पेशली, जिनका क्रेडिट कॉस्ट अभी इतना नहीं गिरा था कंपेरेटिव टू एसबीआई और बीओबी। जैसे पीएनबी का अभी भी आप देखेंगे तो 180 बेसिस पॉइंट्स के आसपास आता है, बैंक ऑफ इंडिया का 1% के आसपास। तो इनका अनुमान है कि यहाँ पे एक हमको पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ROA 1% के क्लोजर देखने को मिल सकते हैं FY25 में। ठीक है, चलिए तो राहुल फिर इस समय आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में? पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में हम अभी लोअर टाइप पीएसयू बैंक्स को प्रेफर कर रहे हैं। पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों के टॉप पिक है पीएसयू बैंक्स में। और यहाँ पे हमको लगता है कि पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया में नियर टर्म आउट परफॉर्मेंस रहेगी। एक अच्छा शार्प प्रॉफिट बुकिंग आता है तो इसमें थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलेगा ऐड करने के लिए। आप कह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी में एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। टारगेट्स बता पाएंगे राहुल, आप क्या लेकर चल रहे हैं दोनों स्टॉक्स के लिए? पीएनबी में हमारा टारगेट प्राइस है 86 रुपीज और बैंक ऑफ इंडिया में करंटली हमारा टारगेट प्राइस है 120 रुपए। ओके राहुल, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी। इन एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, बैंक की अर्निंग्स में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद कई सारे जानकारों को डर था कि शायद अर्निंग्स में और स्पेशली मार्जिन्स में जो पीक था वो आ चुका है। इस पर आपको क्या लग रहा है? इज द बेस्ट विजिबल हो गया है? इज इट द पास्ट और इट्स येट टू कम? सी मार्जिन्स में थोड़ा कंप्रेशन आएगा ओवरऑल, क्योंकि रियल जैसे जैसे लोन ग्रोथ, अगर आप सिस्टम लोन ग्रोथ देखें तो वो अभी भी 19-20% के आसपास है। तो सिस्टम ग्रोथ को अगर इतनी स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो रही है तो रियल डिपॉजिट रेट्स अल्टीमेटली बढ़ाने पड़ेंगे सभी बैंक्स को। तो एक मार्जिन पे यानी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स तो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आएगा। बट आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो पहले जो FY23 के एंड में जो लोन ग्रोथ गाइडेंस दिया था सारी बैंक्स ने, वो ऑलमोस्ट इन लाइन विद सिस्टम ग्रोथ। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12-13% से सिस्टम लोन ग्रोथ रहेगा, और सारे पीएसयू बैंक्स ने भी 11% के हिसाब से अनुमान दिया था FY24 का।
बट जब आप क्वार्टर 1 देखेंगे नंबर ऑलमोस्ट 14-15% का लोन ग्रोथ ऑलरेडी उन्होंने एक H1 जो एक क्वार्टर 1 जो सीजनली वीक क्वार्टर होता है उसमें भी 14% का लोन ग्रोथ दिखाया है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये FY24 में भी ये लोन ग्रोथ एट बेस्ट 14 to 15% तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से रहेगा लोन ग्रोथ, तो वो एक ऑफसेट करेगा निम्स प्रेशर को। शुक्रिया राहुल हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो निम्स थोड़े से नर्म रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है सरकारी बैंकों का वो काफ़ी बढ़त वाला है और पिछले हफ्ते के 7% के रिटर्न्स PSU बैंक इंडेक्स ने दिखा चुके हैं और अब भी वो ट्रेंड तेजी का दरअसल कायम है। तो ये फिलहाल आपके लिए राय। फंडामेंटली टेक्निकली गावा सर, PSU बैंकों में कुछ आप आज पिक कर रहे हैं क्या? क्योंकि छोटे बैंकों में तो तेजी अच्छी खासी बनती दिखाई दी है, लेकिन नॉर्मली हम SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा तक के स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। इन दोनों में आपके लिए ज्यादा प्रेफर्ड ट्रेड क्या है? आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बढ़िया लगता है मुझे। अगर अब मैं हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूँ, ट्रेड कर रहा है कहीं 218 के आसपास। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से लगता है कि जो ब्रेकआउट मिला और जो रिवर्सल मिला है 140 के हिसाब से मिला है, न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है। जा रहा है 240 से 250 की तरफ, वक्त लगेगा उसे। अच्छा मोमेंटम है और 210 का एक स्टॉप लगा चले, उसको लॉन्ग पुल ट्रेड बन सकता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऑन द वे होते रहेंगे, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़े वक्त के लिए अच्छा लग रहा है फ्रॉम अ लॉन्ग पोजीशन। बैंक ऑफ बड़ौदा है ही बहुत स्ट्रांग। और एक और चीज़, अगर मैं इस स्पेस के लीडर पे आऊँ तो देखिए, सुबह जब हमने बातचीत शुरू की थी, मेरे ख्याल से सुबह पहली कॉल ली थी मानस ने ली थी या फिर राजेश जी ने ली थी, मुझे याद नहीं अच्छी तरीके से। बट अब धीरे धीरे SBI अपनी दिसंबर 2022, उसके बाद 7 अगस्त यानी अगस्त फर्स्ट वीक, और इस प्राइस को मिला लूँ तो लगभग 7 महीने 6 महीने के ब्रेकआउट का, नहीं 6 महीने नहीं, इनफैक्ट 10 महीने के ब्रेकआउट का के इंतजार में है। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू 606 पे SBI की कोई कॉल पकड़नी चाहिए क्या? इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, इसने फ्रेश ब्रेकआउट जो मिला है 600 के ऊपर, उसके बाद मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी करीबन 620 तक। और मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो ATM पे ही काम करेंगे। 600 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 12 रुपए पे है, इसे बाय करें। इसका जो टारगेट मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू चार्ट वो करीबन 20 के आसपास का बनेगा, तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपीज, जो आज के दिन का लो है। तो SBI में डेफिनेटली मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। SBI में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और एक ऑप्शन का विकल्प भी दिया है आपको 606.50 पे आके ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव। और मैं इस वक्त यही कहूँगा कि पूरा बाजार स्थिर है और अभी भी अगर आप टिक बाय टिक चार्ट्स को देखें, जो कहते हैं ना फ्लाइंग हाई, सिर्फ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, SBI, BOB, कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक जरा एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा मेरे स्क्रीन पे। जिस तरीके से प्राइस भाग रहे हैं इसके ऑप्शंस के, देखते ही देखते मात्र 4 या 5 टिक्स में स्टॉक लगभग 373 से 376 की रेंज में आ गया। वाइल्ड स्विंग, गजब वाइल्ड स्विंग है। एक बार शिल्पा, ये कैनरा बैंक की कोई स्ट्राइक, क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ इस वक्त बैंकिंग है, सिर्फ PSU बैंक्स, कोई स्ट्राइक नजर आ रही है आपको कैनरा बैंक की? इंट्राडे में फ्रेश ब्रेकआउट है जी, कम्प्लीटली मैं अभी वही देख रही थी। कैनरा बैंक 380 का कॉल ऑप्शन 7 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें डेफिनेटली एक ब्लाइंड बाय ले सकते हैं यहाँ पे 5 रुपये के स्टॉप लॉस से। ये आपको टारगेट्स टुवर्ड्स 12 to 15 भी आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। जैसे कि हमने लास्ट वीक ही बात किया था, कैनरा बैंक अप्रोच कर रहा है 400 जोन्स। मुझे लगता है अभी वो एक थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। ये अभी आपको टुवर्ड्स 390, 395 बहुत ईजिली दिखाएगा। 400 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये स्ट्राइक एकदम अप्रोप्रिएट है आपको इसमें अच्छे गेंस के लिए। ओके, चलिए अब हमारे साथ 2 और गेस्ट जुड़े हैं, विकास सालुंके और राजेश पालवी, उनसे भी पिक्स ले लेते हैं। आप दोनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश पालवी जी, इस समय की पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और सभी दर्शकों को और सभी पैनल मेंबर्स को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पर्यूषण पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मुझे लगता है यहाँ पे TVS मोटर पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है आज के सेशन में भी हमें लग रहा है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। TVS मोटर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट यहाँ पे 1560 1570 की तरफ, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1498 की तरफ। दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पावर ग्रिड का।
ये स्टॉक में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमने पिछले दिनों में देखा था और वापस से एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस स्टॉक में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से इसके वीकली डेली सेटअप बने हुए हमें लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम अब 210 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो पावर ग्रिड फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 210 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 194 के आसपास। तो पावर ग्रिड और टीवीएस मोटर ये दो ट्रेड्स जिन पर हमने पहले चर्चा कर ली है, लेकिन पालविया साहब भी कह रहे हैं कि यहीं पर तेजी बन रही है। विकास सालुंखे को भी जोड़ लेते हैं। विकास नमस्कार, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी और सब व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक ये देखो ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल रहा है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ पे अगर देखो तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है 638 का, और उसके ऊपर फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो टाटा मोटर यहाँ पे बाय करना है, 660 का टारगेट यहाँ पे लेके जाना है। नीचे में जो यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो आज का जो डे लो के आसपास का है 632 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, और ऊपर में 660 के टारगेट टाटा मोटर्स में मुझे लगता है 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग पर्पज में आ सकता है। दूसरा, जैसे अभी भी बात हुई थी कैनरा बैंक में जिस हिसाब से लास्ट 3 दिन में एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था, एक अच्छा मूव आने के बाद आज वापस वो 372 के ऊपर वापस निकल आया है। तो मुझे लगता है यहाँ से ऊपर में जो टारगेट बनते हुए देखने मिल रहे 392 के आसपास के टारगेट कैनरा बैंक में यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। और नीचे में जो स्टॉप लॉस है आज के डे लो के हिसाब से ये लगा के चलिए 368 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक को यहाँ पे बाय करना है 392 के टारगेट। जी हाँ, बैंक्स और सिर्फ बैंक्स। खैर एक बार जरा डायरेक्टर साहब ब्रेंट क्रूड भी रखिएगा, गोल्ड भी रखिएगा, और मतलब अभी कुछ देर पहले हर्षदा टाइटन डिस्कस भी करी थी, लेकिन मैं और कुछ वाजिब कारण अगर इसके ढूंढना चाहूँ या फिर और चीज़ रीज़न लोकेट करना चाहूँ, गोल्ड जिसे कहते हैं आप एक सुरक्षित विकल्प जब इन्फ्लेशन बढ़ने की गुंजाइश होती है। गोल्ड आपकी स्क्रीन पे 59,110, ब्रेंट करीब 7584। अनुज, इस बार का ये जो मूव था टाइटन का 2400 से आप समझ लीजिएगा कि करीब 1000 रुपए का ये एक वर्टिकल राइज था, और ये इसने मात्र 4 महीने के अंतराल में तय किया। इसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है? अब हम क्योंकि फेस्टिवल सीजन में जा रहे हैं, मैरिज सीजन में जा रहे हैं, लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स में हमने सुनथारिया साहब से बात भी की थी। ज्वेलरी डिवीज़न अच्छा कर रहा है, आई केयर डिवीज़न अच्छा कर रहा है, वॉचेस डिवीज़न अच्छा कर रही है। एग्जैक्टली क्या कारण थे और अभी कहाँ तक का मूव बाकी है इसमें? देखिए वीरू, कहाँ तक का मूव बाकी है तो खैर मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ है, 2-3 चीज़ें हो रही है। एक तो 3 लाख करोड़ मार्केट कैप क्रॉस होने वाला है टाइटन का। पहली बार ऐसा होगा कि 3 लाख करोड़ की एक कंपनी बन जाएगी। सोचिए किस तरीके का, और मतलब मेरे ख्याल से टॉप 15 या 20 कंपनियों में से एक हो जाएगी। वीरू, जो आपने मूव की बात की वो खैर अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए जो मूव सबसे शानदार रहा वो 20 अगस्त से जो मूव आया है इस स्टॉक में। तब 3000 का भाव था, 3000 से 3500 तक का मूव। 20 अगस्त को क्या स्पेसिफिक हुआ था उसकी बात मैं बता देता हूँ। 20 अगस्त को इन्होंने वो कैरेट लेन में जो बचा हुआ हिस्सा था वो खरीदा था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 3 महीने तक कहीं नहीं गया था, मतलब वो 2900-3000 की रेंज में ही था। 3000 पर अगस्त में उन्होंने वो कैरेट लेन में जो बाकी का हिस्सा खरीदा था वो खबर आई थी। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन ये खबर आई थी उसके अगले दिन मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, सब ने यही बोला था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है कैरेट लेन के लिए। हम खुद ये बात मतलब बहुत लोगों ने कहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने दे दिया। कई लोगों ने कहा था कि ये जो डील है भले ही अच्छी डील हो लेकिन ईपीएस डाइल्यूटिव होगी, और लोगों ने उस समय कहा था कि उन्होंने ईपीएस के एस्टिमेट अपने काटे थे 2 से 4%। मुझे अभी तक याद है 2% काटे थे इस साल के लिए और 4% काटे थे अगले साल के लिए। फिर मैं कह रहा हूँ ये मार्केट आपको बता रहा है कि मार्केट ने किस पर ज़्यादा यकीन किया, टाइटन की मैनेजमेंट पर। एट द एंड ऑफ द डे जो एक प्रूवन मैनेजमेंट है टाटा ग्रुप से, भाई उनको कुछ पता है कि कैरेट लेन इनके लिए जितना आप वैल्यूएशन का कंप्रोमाइज कर रहे हैं उससे ज़्यादा शायद ये आपको डिलीवर करके देने वाला है। और ऑनलाइन ज्वेलरी कैरेट लेन एक अलग अपना मुकाम बना चुकी है उसमें। ये जो री रेटिंग आई है लास्ट वाली, ये प्योरली सिर्फ वो कैरेट लेन के एक्विजिशन के बाद आई है। आप देख लीजिए 1 महीने का मूव 10%, और वो भी 10% टाइटन जैसे स्टॉक में, छोटा स्टॉक नहीं है। 10% टाइटन ने ऐड किया है, बहुत बड़ा मूव है ये। मैं फिर बता रहा हूँ, एनालिस्ट कम्युनिटी जो भी गए, हम कुछ भी गए, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को पता है, मार्केट ने एक भरोसा दिलाया कि नहीं, अगर टाइटन की मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच कर किया होगा और कुछ उनको दिख रहा होगा, तभी उन्होंने इतना ज़्यादा प्रीमियम देकर वो बाकी का स्टेक खरीदा है। और ये फिर प्रूव हो गया कि जो मर्जी आपका व्यू हो, मार्केट का व्यू कंप्लीटली अलग ही होता है।
जी हाँ, 3348। या मुझे याद अच्छी तरीके से इस दिन सुबह सुबह डिस्कशन हो रहा था कि थोड़ा सा अगर आप देखें कैरेट लेन के लिए जो रिमेनिंग स्टेक के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं वो शायद ज़्यादा हैं। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, वो दिन सुबह की बात याद आ गई। शायद आपका व्यू टाइटन पे 3347, अनुज का एक व्यू था, आपने सुना भी, बट प्राइस एग्जैक्टली कह रहा है कि स्ट्रीट ने मैनेजमेंट के रुख को और उनकी दूरदर्शिता को सलाम किया है। आपका शरद व्यू टाइटन पे? देखिए, कंपनी एज अ व्यू, आप इसमें कोई बुरा व्यू नहीं है हमारा। हम भी ये मानते हैं कि जिस तरीके की प्रेजेंस है, और कैरेट लेन एक अलग टाइप की ज्वेलरी है जो हायर अर्बनाइजेशन और हायर वुमेन वर्किंग फोर्स आ रही है। तो अभी कुछ स्टेटस और भी डेटा आ रहा था कि लेडीज की स्पेंडिंग पावर कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो मुझे लगता है इस टाइप की ज्वेलरी में ये ओकेजन पे जो सिर्फ अभी ज्वेलरी परचेज वाला टाइटन का कोर बिजनेस है, ये उसको ओवरटेक करता है, और रेगुलर स्पेंड में जो ज्वेलरी परचेजेस होती है वहां पे कैरेट लेन स्लिप इन करता है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरा सिर्फ व्यू पॉइंट यही है कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हैं टोटल कंपनी के लेवल पे। एक एक इंडिविजुअल डिसीजन पे देखना तो थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। और शायद गोल्ड के प्राइसेस में अगर आपको रैली नहीं दिखती है तो आपको टॉप लाइन इंप्रूवमेंट उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे, अनलेस अनटिल फेस्टिव डिमांड बहुत रोबस्ट हो। और ग्रेजुअली गोल्ड का एज अ क्रेज जो है वो कंट्री में कम हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है। बट आईवीआर सेगमेंट और वॉचेस वाला सेगमेंट है, वहां मुझे लगता है अर्बनाइजेशन और राइजिंग पर कैपिटा इनकम के साथ काफी बड़ी ग्रोथ आएगी। बट इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस के साथ में कंफर्टेबल नहीं है। ओके, वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन खैर स्टॉक ने बहुत शानदार किया। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा, आपसे शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी, मेरा अभी का सस्ता ऑप्शन रहेगा आईटीसी में। आईटीसी एक रेंज में ही है, वो 450-460 के बीच में है। मार्केट गिरता है तो भी नीचे नहीं है, और ऊपर जाने के इसमें चांसेस ज़्यादा है। बहुत ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे जो 455 का कॉल ऑप्शन है, रफली 5 रुपये 5.5 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 2 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 9 रुपये का रहेगा, और दूसरा 13 रुपये का। आई एम एक्सपेक्टिंग आईटीसी कैन डू 475 to 480 वेरी सून। अब तो बेसिकली आईटीसी 480 तक जा रहा है, और ऐसी स्थिति में आप इस समय से ही तेजी की पोजीशन लेकर चले। 455 का कॉल सस्ता ऑप्शन के तौर पर शिल्पा ने चुना है। पहला टारगेट 9 और उसके आगे 13 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पारवेज साहब बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। ऑटोमोबाइल स्पेस से बजाज ऑटो पे यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में टेक्निकल फॉर्मेशन, और अगर आज देखें तो लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप जिस तरीके से बने, ऑटोमोबाइल स्पेस एक अच्छी तेजी में यहाँ पे बना हुआ है। तो बजाज ऑटो पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 52-80 तक आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब 1570 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, ये राजेश पाली जी का ट्रेड है फिर सुपरस्टार बजाज ऑटो, ये भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। आप चार्ट के चमत्कार पिक करेंगे। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मैं तो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्ग का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स आर कवर, लेकिन जहाँ वीकनेस हो रही है तो वहाँ पे थोड़ी नजर है। बिरला सॉफ्ट देखिए, मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। 592 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सॉरी 492 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। 492 के नीचे ये फिसल चुका है, तो मैं सेल करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 501, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 460 का। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 25 to 30 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे बिरला सॉफ्ट में आना चाहिए, तो सेल करें बिरला सॉफ्ट। ओके, राजेश जी आज सेल के मूड में है। पहले भी उन्होंने पीवीआर आइनॉक्स सेल दिया, और अब यहाँ पर सेल ट्रेड आपकी बिरला सॉफ्ट में। शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए। जी, हमारा मिड कैप फंडा है सिटी यूनियन बैंक। बैंक देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में गिनी जाता है। प्राइमरीली तमिलनाडु से ओरिजिनेट किया 1904 में। 1987 से इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन चालू की। अभी भी ऑपरेशंस लार्जली तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है। ग्रेजुअली बैंक उसके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ समय में कुछ इश्यूज आए थे डाइवर्जेंस के आरबीआई की तरफ से, जिसकी वजह से इनको एनपीए कम रिपोर्ट किए थे, वो अब इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जैसे जैसे बैंक तमिलनाडु को बाहर डाइवर्सिफाई करेगा, ग्रोथ रेट्स वगैरह डिसेंट रहने चाहिए। डिजिटल जो स्पेस है वहां पे वो काफी अग्रेसिवली उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसका असर अगले 6 महीने में दिखना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले 6 महीने में काफी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। जीएनपीए लेवल्स वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे हैं, हायर साइड पे हैं, बट हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ग्रोथ आती है एडवांसेस में, वैसे वैसे वो काफी हद तक कवर हो जाएगा।
और एक हाई प्रोबेबिलिटी है इस बैंक में कि आपको जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वहां भी डिसेंट री रेटिंग देखने को मिलनी चाहिए। तो सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स काफी इंप्रूवमेंट हम देखने की उम्मीद कर रहे हैं। FY25 की बुक वैल्यू हम भी उम्मीद कर रहे हैं 125-30 के आसपास आनी चाहिए और 1.3 1.4 के आसपास का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलना चाहिए। तो 160-70 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक की आपके लिए ऑफ कोर्स मिड कैप फंडा ट्रेड। चलिए मैं सारे ट्रेड्स को एक बार रिकैप कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, अगली थीम की बात करेंगे जो आज मार्केट में थोड़ी चमक रही है। शुरुआत हमने की सस्ता ऑप्शन में ITC के साथ 455 का कॉल पिक किया है शिल्पा ने। 9 रुपये पहला टारगेट है, 13 रुपये अगला। फिर पालविया साहब कह रहे बजाज ऑटो F&O सुपरस्टार है ये, 50 to 80 टारगेट रहेगा, 51.75 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा आप इस ट्रेड में। राजेश सातपुते ने एक और ट्रेड दिया लेकिन मंदी की तरफ है। बिरला सॉफ्ट स्टॉक 3.5% नीचे है और ट्रेंड यही है कि आप थोड़ी मुनाफा वसूली या फिर शॉर्टिंग पर ही ध्यान दें। 460 का टारगेट और 501 का स्टॉप लॉस इस स्टॉक के लिए खास। और आखिर में आया है सिटी यूनियन बैंक मिड कैप फंडा के तौर पर, जहां पर टारगेट 160 और फिर 170 का शरद अवस्थी की ये पिक है। चलिए एक और स्पेस आपके लिए अब हाईलाइट करते हैं। हम कुछ देर पहले बैंकों की डिटेल में बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा आज के दिन डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर अच्छी तेजी में है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 12% तक का लॉन्ग जुड़े हैं। मेट्रोपोलिस में कुछ शॉर्ट कवरिंग के संकेत बनते दिखाई दिए। ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है कुछ एक्यूमुलेशन फिर जोर पकड़ रहा है। अब आखिर हुआ क्या है और क्या ट्रिगर पॉइंट्स है कि डायग्नोस्टिक्स में अब फिर से कुछ रुचि आने लगी है। सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब सुमित बताइए। देखिए आज डायग्नोस्टिक स्पेस में अच्छी खरीदारी है और इनफैक्ट थायरोकेयर जैसे स्टॉक तो करीब 6% तक का मूव भी दिखा रहे हैं। ट्रिगर ये बन रहा है कि दरअसल एक लल टाइम था इनके लिए जो मई जून का पीरियड था, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स प्राइसिंग बढ़नी शुरू हुई और एक बाजार में चैनल चेक जो कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आया है कि उन्होंने 15 से लेके 60% तक सेलेक्टिव पैकेजेस में एक बढ़ोतरी की है कीमतों में। और ये जो टेस्ट के चार्जेस बढ़े हैं अगस्त में, वो कंपनियों के लिए काम करके जा रहे हैं, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इसकी वजह से इनके रियलाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड अच्छे नंबर्स में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। दिसंबर से अब तक सेलेक्टिव पैकेजेस की कीमतों में भी करीब 7 से लेके 18% तक की बढ़ोतरी कंपनियां कर चुकी हैं। हालांकि मई जून में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे प्राइसेस में, लेकिन जो बड़ा चेंज किया गया या तो फरवरी में किया गया था, करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी वहां पर हुई थी और 6 से 8% की, और उसके बाद एक बढ़ोतरी अब होते हुए दिखाई पड़ रही है। सेलेक्टिव कंपनियों का यह भी मानना है कि क्योंकि मॉनसून अनइवन रहा है तो जो टेस्टिंग है वो ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, क्योंकि जो अनुमान था अगस्त में बेहतर मॉनसून का वहां नहीं हुआ, सितंबर में वापस रिवाइवल हुआ है। तो ये दोनों चीजों का इंपैक्ट भी कंपनियों के जो नंबर्स उस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नॉर्थ साइड पर जो डिमांड रहती है आमतौर पर वॉल्यूम में पिकअप की डायग्नोस्टिक कंपनियों की, वो अब से शुरू होनी शुरू हो जाती है जब विंटर्स या फिर चेंज ऑफ वेदर होता है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिमांड पिकअप हो रही है, वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं, प्लस प्राइस हाइक भी है, और जो ऑनलाइन कंपनी से कंपटीशन था वो भी थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है। तो ये दोनों का इंपैक्ट या तीनों का इंपैक्ट कंपनियों के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने का अनुमान है। वैल्यूएशन वाइज हालांकि पूरा सेक्टर वैल्यूएशन वाइज महंगा ही रहता है, लेकिन ज्यादा महंगे से कम महंगे की तरफ जरूर कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है कि ऊपरी स्तरों से काफी करेक्शन आया। रफली 15-20% शेयर करेक्ट हो चुके हैं अभी भी, तो इसलिए ये थोड़े वैल्यूएशन वाइज महंगे जरूर है, लेकिन कम महंगे हुए पहले कंपैरिजन में। तो ये कुछ चीजें जिनको बाजार पिक कर रहा है, इसके आधार पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके दाम और जो पैकेजेस कंपनियां देती हैं ब्लड टेस्ट के या फिर दूसरे हेल्थ चेकअप्स के, उसमें इजाफा बनता दिखाई दिया। एक चीज तो है कि मुंबई की बात करें तो यहाँ पर कुछ एरियाज में डेंगू ऐसा फैला कि वहां पर कई सारे लोगों ने टेस्ट कराए, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट आता है। और बीच में बारिश का आना, फिर रुकना, फिर चलना, उससे कई लोगों को भयानक वायरल भी हुआ, वहां पर भी कई सारे ब्लड टेस्ट हुए थे। अच्छा शरद, थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस, ये जो अब प्राइस हाइक्स आए हैं, क्या ये टिकेंगे आपको लगता है फंडामेंटली? अगर इस पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो बताइए। और अगर आपने दाव खेलना हो थायरोकेयर, डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस, तीनों में से क्या पिक करेंगे? दूसरे भी है विजया टाइप्स, लेकिन ये तीनों तो बेस्ट ही माने जाते हैं। मुझे लगता है जैसी हमारी डिमांड ट्रैजेक्टरी है, लॉन्ग टर्म में डिमांड तो रहनी चाहिए, और मुझे लगता है थायरोकेयर चूंकि थोड़ा अफोर्डेबल सेगमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन अर्बन स्पेस में फोकस करने के, जहां ऑलरेडी शायद कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इस लिस्ट में से मुझे लगता है मैं थायरोकेयर के संग बेट करना चाहूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा वहां पे है। और इस लिस्ट के बाहर अगर मुझे किसी चीज पे बेट करना हो तो कृष्णा डायग्नोस्टिक मेरी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। डायग्नोस्टिक्स ये फंडामेंटली पिक्स हैं। विकास सालुंके,
टेक्निकली बता पाएंगे, खासतौर से डॉक्टर लाल, जिस तरह का ओआई एडिशन देखने को मिला है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अगर डॉक्टर लाल पात की बात करूं तो वीकली चार्ट पे जिस हिसाब से ये रिट्रेस हुए थे काउंटर नीचे की तरफ, हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एक साल एक दायरे में ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। बट ऊपर में जो यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन देखने मिलेगा रिसेंट के लिए, तो 2520 के आसपास एक इसको रजिस्ट्रेशन देखने मिल सकता है। मुझे कंपैरेटिवली अगर तीनों में बात करना है तो मुझे मेट्रोपोलिस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अगर वीकली चार्ट देखो तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। ऊपर में मुझे लगता है वापस ये 1640 1670 तक एक अप मूव कर सकता है। नीचे में अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट पे जिस हिसाब से हमने देखा है कि पूरे लास्ट वीक में 1460 के और 1450 ये जो रेंज है उसको इसने अच्छे से मैनेज किया था। लास्ट अगर देखोगे तो 3 ट्रेडिंग सेशन में भी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो 1450 का एक अच्छा खासा बेस बना चुका है। ऊपर में 1670 1640 के आसपास की एक अच्छी रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो डॉक्टर लाल पात भी यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा है, लेकिन मुझे अगर टेक्निकली देखो तो मुझे मेट्रोपोलिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऊपर में एक अच्छा मूव कंसिडर कर सकता है। तो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स में एक पोटेंशियल है तेजी दिखाने का। ये इनफैक्ट डायग्नोस्टिक्स की बात हुई, लेकिन एक और पॉकेट है जहां पर हमने देखा है खूब इंटरेस्ट, ट्रैक्टर और टिलर शेयर। आप वीएसटी टिलर का शेयर देखेंगे तो वहां पर इंट्राडे में तो करीब 7% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए थे। एस्कॉर्ट्स में खरीदारी बनती दिखाई दी है। टू व्हीलर साइड पर तो वैसे भी एमएनएम में भी तेजी बनती देखने को मिली है। अब यहाँ पर क्या एक्शन पकड़ रहा है मार्केट, और क्या डेटा पॉइंट्स उभर कर आ सकते हैं? सुमित, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, वीएसटी और एमएनएम ये दोनों तो वैसे भी एग्री सेक्टर के सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाले शेयरों में काउंट होते हैं। खासतौर से वीएसटी 28 के मल्टीपल पे ट्रेड होता है, जबकि बाकी पूरा सेक्टर जो है वो 40 प्लस के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो वैसे ही इसको सस्ते में मान के चला जाता है। हालांकि ये मानसून का रिवाइवल एक बड़ा ट्रिगर बन रहा है, क्योंकि एग्री बेल्ट के अंदर मानसून ने दोबारा रिवाइव किया है और बाजार ये मान रहा है कि क्योंकि फेस्टिव सीजन अब शुरू होने जा रहा है, गणपति के साथ आगाज होता है फेस्टिव सीजन का धीरे धीरे, तो वो एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे कामकाज करना शुरू करेगा। प्लस एस्कॉर्ट्स ने 2 बार प्राइस हाइक भी किया है, पिछले महीने में ही एक प्राइस हाइक और उसके बाद दोबारा एक प्राइस हाइक उन्होंने किया है। तो एग्री डिवीजन की तरफ से प्राइस हाइक होना वो कंपनियों के Q2 के नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी होने लग जाएगा। रियलाइजेशन वहाँ बेटर हो जाएंगे, वॉल्यूम पिकअप फेस्टिवल की वजह से हो रहे हैं, और प्लस क्योंकि मानसून रिवाइव करना शुरू हो रहा है। जो अनुमान था कि अगस्त में डेफिसिट था और सितंबर में नॉर्मल मानसून रहेगा, तो वो चीज़ों को बाजार ने आंकना शुरू कर दिया है। वैल्यूएशन वाइज क्योंकि ये सस्ते थे, तो अगर आप 3 कंपनियों के वैल्यूएशन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इसमें एस्कॉर्ट्स है जो ट्रैक्टर मेजर्स हैं, एस्कॉर्ट्स है या फिर एमएनएम है या फिर वीएसटी है जो कि टिलर का सबसे बड़ा मेजर है। तो इन तीनों कंपनियों में अगर, क्योंकि एस्कॉर्ट्स एक बड़ी तेजी दिखाई है हाल फिलहाल में, 1 साल में सबसे ज़्यादा चला है, तो 51 के मल्टीपल पे स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। एमएनएम अपने ऑल टाइम हाइस पर है, उसके बावजूद भी स्टॉक अभी सिर्फ 19 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। और वीएसटी टिलर स्पेस का दिग्गज है, लेकिन फिर भी 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में फिर भी दोनों सस्ते हैं, इसीलिए बाजार ने इनको आज ज्यादा वैल्यू दी और शायद एक अच्छी तेजी इसके आधार पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी, एमएनएम या एस्कॉर्ट्स बाय करेंगे कोई भी स्टॉक आप? मैं एमएनएम पे बेट करूंगा। मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट भी ज्यादा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉन्च की और न्यूज आती है, मुझे लगता है एमएनएम के लिए रेटिंग के काफी ट्रिगर्स निकल के आएंगे। और जैसा अभी सुमित बोल रहे थे कि ट्रैक्टर सेल्स में भी उछाल आता है, तो उसका भी उनको फायदा मिलना चाहिए। सीवी वाला सेगमेंट भी ठीक ठाक कर रहा है और एग्जिस्टिंग मॉडल्स में भी ग्रोथ ठीक ठाक है। तो इलेक्ट्रिक वाला एक ट्रिगर है जिसकी वजह से मुझे लगता है एमएनएम में फॉरवर्ड नंबर्स में री-रेटिंग काफी स्ट्रांग हो सकती है। वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच नहीं है। एस्कॉर्ट्स 30 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है। मतलब क्या कुबोटा ऐसा क्या मैजिक करने वाला है एस्कॉर्ट्स के अंदर, तो वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है। बट एमएनएम दोनों में से बेट करना हो तो मुझे लगता है काफी बढ़िया बेट है इन वैल्यूएशंस पे। ओके चलिए, खैर कुबोटा क्या मैजिक करता है क्या नहीं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में तो स्टॉक भागा है। 2000 पे उन्होंने लिया था, तब सबने कहा था कि बहुत महंगा ले लिया। 2000 का 3000 तो हो गया। 3000 अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। खैर वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है विदाउट अ डाउट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे मार्केट और स्टॉक्स पर। वेलकम बैक। चलिए अब रुक करते हैं प्रकाश दीवान का और उनसे जानते हैं क्या इस समय मार्केट में बाय या सेल कर रहे हैं। और प्रकाश, गुड आफ्टरनून। शुरुआत तो करेंगे
आज का मेरे ख्याल से पहला ऑब्वियस क्वेश्चन यही होगा पीएसयू बैंकों पर। आज का सेक्टर ऑफ द डे, इंडेक्स 4% ऊपर, आपका व्यू क्या होगा यहाँ पर, और कौन से स्टॉक्स यहाँ से भी पसंद है आपको? गुड आफ्टरनून अनुज। सो यस, ये आपने सही पकड़ा भी था कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले, जब आपने एक दो बार कहा कि जो सेक्टर रोटेशन के हिसाब से नंबर आ रहा है वो पीएसयू बैंक्स का होगा। और ये ट्रिगर हुआ था जो आईसीआरआर जब घटाने का योजना का ऐलान हुआ और ये समझ आई कि इन बैंकों को जो लिक्विडिटी का इशू हो सकता था क्रेडिट ग्रोथ के सामने, वो एक जो ऑब्स्टेकल था, एक जो सामने अंकुश था, वो निकल गया। इंटरेस्टिंगली जिस प्रकार की ग्रोथ हम कैपिटल गुड्स में, इंडस्ट्रियल्स में देख रहे हैं और एक क्षमता विस्तारण का जो विस्तार करने का जो एक वापस दौर शुरू हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, उससे ये साफ जाहिर है कि ये पर्कुलेट होते हुए एकदम एमएसएमई सेगमेंट तक भी जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ बड़ी कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है और ऐलान कर रही है, बहुत से क्षेत्रों में छोटी कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है बैंकों को एक फेवरेबल सेटअप यहाँ दिखेगा कि लिक्विडिटी आपको डिपॉजिट हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से रेट भी अच्छे एफडीज के और सब, तो वो आता रहेगा और उसके सामने डिप्लॉयमेंट भी अब अच्छा खासा बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं शायद, हो सकता है। आई वुड डू दैट। पब्लिक सेक्टर बैंक में अनुज थोड़ा सा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। आपको याद होगा हमने बात की थी आजादी के पर्व पे, जब कुछ स्टॉक्स की बात की थी पोर्टफोलियो में लाने के लिए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैंने बात की थी, 40-42 रुपए के करीब था। आज उसमें भी एक 25% का आ गया 15 अगस्त के बाद से। आप देखिए तो एक री रेटिंग का दौर है, तो थोड़ा सा बहुत जल्दी चले हैं स्टॉक्स, तो इसलिए कुछ स्टॉक्स में तो मैं वेट करूंगा नई बाइंग करने के लिए। लेकिन जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के भी जो दिग्गज है, उसमें से एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है अगर आप देखें तो वहां बहुत दिक्कतें हैं, इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हैं, पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो बैंक अपने आप को उसमें डाल सके और पार कर सके। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में फोकस करना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में अच्छी बैंक्स हैं नो डाउट, बट कुछ रनअप थोड़ा सा शार्प होने की वजह से आपको रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। बट एचडीएफसी बैंक में कोई खास बढ़त आई और वो अच्छा खासा यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट दे रही है। तो 1630-1635 के आसपास अगर आप लेते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी रिवॉर्ड करेगा और एक टैक्टिकल शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी आपको इसमें थोड़ा सा वो एक पॉपअप दिख सकता है जो ट्रेडर्स के लिए काफी बढ़ सकता है। ओके, चलिए ये बात हो गई पीएसयू बैंकों की। इसके अलावा और आपकी इस समय फिर सेक्टोरल बेट, टॉप सेक्टोरल बेट क्या होगी प्रकाश? जी अनुज, दो चीजों में मुझे दिख रहा है एक इम्प्रूवमेंट का दौर जो आपको अर्निंग्स तक पर्कुलेट होता हुआ दिख रहा है। एक है कंजम्पशन वाली थीम, और कंजम्पशन वाली थीम में मैं कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट द रेगुलर आपके कोलगेट, पामोलिव, एचयूएल, डाबर वाली चीजें सिर्फ चल रही है। थोड़ी सी फेस्टिवल सीजन के आते आते जो एक पेंटअप डिमांड है, पेंटअप स्पेंडिंग है, उसका एक दौर शुरू होगा। तो थोड़े से बड़े वैल्यू के गुड्स देखिए, या लोग जिसके लिए वेट करते हैं, प्लान करते हैं, तो एक वो रहेगा। उसमें ज्वेलरी भी आ जाएगी, उसमें हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी, व्हाइट गुड्स भी, काफी चीजों का समावेश है जो अभी तक नहीं चले। तो एक तो वो पॉकेट मेरे को लगता है थोड़ा एक्साइटिंग हो सकता है। दूसरा जो ऑटो एंसिलरीज का कारोबार जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहां वो दिग्गज कंपनियों को सप्लाई करते हैं, और अभी एक वहां के यूनियंस की वजह से, यूनियंस की स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा एक झटका सा लगा है, पर वो बहुत ज्यादा अगर नहीं चलती स्ट्राइक्स, यूएडब्ल्यू की जो स्ट्राइक है, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सॉफ्टनेस की वजह से उसमें आपको बहुत बड़ी तेज एक रफ्तार मिलेगी। क्योंकि स्ट्राइक भी इस वजह से हुई है कि कारोबार बढ़ाने के लिए वर्कर्स आके कह रहे हैं कि हमको तो कोविड से पहले आपने जो इंक्रीमेंट्स दिए थे या जो वेजेस दी थी वो वापस उसके ऊपर कुछ करिए, ये 3 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। सो माई सेंसेस वहां पे कोई रिवाइवल दिख रहा है, प्रोडक्शन के वापस आंकड़े आपको सुधरते दिखेंगे नॉर्थ अमेरिका में, और उसमें से कुछ कंपनीज हैं, जैसे एक आपकी सोना बीएलडब्ल्यू हो गई, कुछ अमेरिकन कंपनीज में भारत फौज के भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है, यूनिपार्ट्स करके एक एंसिलरी कंपनी। सो इस टाइप की जो फोकस्ड एंसिलरी कंपनीज हैं, उसमें अगर आप जिनके पास वो ताकत है कि उनको कोई धकेल के किसी और को जल्दी ला नहीं सकता है, जिसको हम प्राइसिंग पावर कहते हैं या स्ट्रेंथ कहते हैं, एंट्री बैरियर जहाँ पे ज्यादा बन चुका है, उन कंपनीज में आपको एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है, ज्यादा डिस्कस नहीं होता क्योंकि एक्सपोर्ट्स के बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि डोमेस्टिकली इतनी अच्छी चीजें हो रही है। बट
you could probably look and as a matter of disclosure, some in कईयों में इन कंपनीज में से मेरा पर्सनल लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी निवेश है। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। पावर कंपनियों पर अब आजकल आपकी क्या धारणा बन रही, क्योंकि एक तरफा खरीदारी देखने को मिली है, फिर मंगलवार को पिछले हफ्ते जो क्रैक देखने को मिला, लगा था कि शायद हो गया, अब उसके बाद एक और रन अप देखने को मिला है। और पावर में फिर किस तरह के प्लेस, क्या ये लार्जली पीएसयू ड्रिवन ट्रेड ही रहेगा या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी शायद निजी कंपनियों के लिए भी है? नो बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अर्षद। बिल्कुल, देखिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का तो हम कंट्रीब्यूशन पहले भी अच्छी तरह समझ सके, सराहा गया, सब कुछ है, बट पीएसयूज को हमेशा इग्नोर किया जाता था कि पीएसयूज में कोई चेंज नहीं आ पाता। लेकिन जो एनटीपीसी ने, कोल इंडिया ने, बीएचईएल ने जो करके दिखाया है, उससे एक नई ऊर्जा, नई एक कॉन्फिडेंस ये आया है ना कि ये कंपनीज भी चाहे तो अपने आप को तब्दील कर सकती है, बड़े अलग तरीके से हुलिया बदल सकती है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। तो आई फील कि ये कंपनीज में तो होगा। आपको याद हो, हमने एक आध शो में डिस्कस भी किया था कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन करके एकदम मतलब एक ठंडी स्लीपी सी कंपनी मानी जाती थी, कुछ होता नहीं था। अब वो एनएलसी को भी देखिए तो आप वो 90 से 135-30 जो भी है आज, वो बड़ी कम अवधि में हुआ है, क्योंकि वो री रेटिंग हुई है। तो ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पे ऑलरेडी एसेट्स है, बहुत लो वैल्यू पे बुक्स पे है, और जिनकी क्षमता इतनी बढ़ सकती है इनको यूज करके या थोड़ा इंक्रीमेंटल कैपेक्स करके, तो वहां होगा कि हम पावर की डिमांड के ऊपर तो कोई संदेह नहीं है कि ये तो बढ़ती रहेगी या काफी ऊपर के लेवल्स पे रहेगी। निजी कंपनियों में जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, जो सारी वैल्यू चेन है पावर की, ट्रांसफार्मर हो गया, केबल वायर्स हो गए, स्विचेस हो गए, पैनल्स हो गए, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अब फायदा होता हुआ दिखेगा। ये ऑर्डर तो आप बड़ी कंपनी उसके सुनते हैं, लेकिन उसके बाद वो नीचे ऑर्डर देने के लिए कहीं ना कहीं उनको भी जाना पड़ता है, सब वेंडर से लेना पड़ता है। तो आई थिंक बाय एंड लार्ज आपको वो दिखेगा। बट अगर बड़ी कंपनीज में जिसका बहुत बढ़िया जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग, रिन्यूएबल्स, इन सब पे अगर फोकस है तो एक ही कंपनी है वो, और वो है टाटा पावर। ओके, सो अगर आप चाहें कि मैं चारों पहलू पे वो पार्टिसिपेट कर सकूं पावर क्षेत्र में, तो एक आपको बहुत बढ़िया एक मौका मिलता है। और सम ऑफ पार्ट्स बेसिस पे भी वैल्यूएशन को अभी ऑफ कोर्स हाल में थोड़ा सा स्टॉक चलना शुरू हुआ है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें काफी गुंजाइश बन सकती। ओके, प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपका एक दो कॉल्स जो हिस्टोरिकली एग्री स्पेस में इरिगेशन में बहुत अच्छी रही हैं, उसमें मुझे शक्ति पंप से याद आता है। 60 का 8 साल में 900 तो हो गया। एग्री स्पेस में और कोई चीज़ या फिर इरिगेशन में कोई और स्टॉक जो आपको याद आता हो? वीरू, देखिए इस स्पेस में जो चेंज आ रहा है वो इनपुट साइड पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और इन सब चीजों पे हम लोग ज्यादा गौर करने लगे। बट जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाइप्स और स्प्रिंकलर्स और ये वाला स्पेस, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी मार्केट लीडर आपको इतनी क्लियरली दिखता नहीं है। और जैन इरिगेशन जो एक टर्न अराउंड केस माना जा रहा है, उसमें ऑलरेडी इतनी, और हम लोग ने ज्यादा इस पे बात करने का मौका हमको इसलिए नहीं लगा कि वो जो चेंजेस आए वो बहुत ही जल्दी आए हैं। और अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने भी 30 रुपए से 60 रुपए का जो लक्ष्य हासिल किया, बहुत कम अवधि में किया है। सो ये इस टाइप के आपको टर्न अराउंड केसेस देखेंगे। बट टिलर्स करके जो सेगमेंट है, टिलर्स मतलब मैं ट्रैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं टिलर्स की बात कर रहा हूँ। मैकेनाइजेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, फिजिकल लेबर की जो है तकलीफें देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी टिलर कंपनी, और कई कंपनी इसमें बहुत अच्छी हैं, जो साउथ की एक वीएसटी टिलर करके जो कंपनी आज ऑफकोर्स ये सारी स्पेस में थोड़ी एक रौनक छाई हुई है, क्योंकि लोगों को समझ आ रही है कि मॉनसून ठीक ठाक अगर आ गया तो वापस से होगा। बट मैं ये 5 साल 7 साल के व्यू से बोल रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी। सो कई कंपनीज हैं जो इस स्पेस में, अनलिस्टेड स्पेस में से जो हुस्कर्ना करके कंपनी है जो बजाज के साथ भी टायर, जिनका बाइक्स पे वो टिलर्स बनाते हैं, उनके इतने सारे डेपो खुले हुए हैं, सेल्स हो रही है। तो ये स्पेस में आपको वो मिलेगा। पाइप स्प्रिंकलर्स में थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज मार्केट अभी भी है, कोई इस टाइप की फिनोलेक्स के अलावा कोई इंडस्ट्री इस टाइप की कंपनीज नहीं है जिन्होंने इसको अपने उसमें किया है। बट आई थिंक वो स्पेस भी आपको देखनी चाहिए, वहां भी इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई क्लियर इंडिकेशंस भी आई है कि ये 2-3 कंपनी में बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है। टिलर्स एंड एज आई सेड अर्लियर, जैन इरिगेशन जैसी कंपनी जिनमें टर्न अराउंड है,
वहां पे है। बट जैन इरिगेशन की चाल इतनी स्ट्राप रही है वीरू कि थोड़ा सा आपको चार्ट्स पे भी समझ आएगा कि इसमें थोड़ा सा अभी वो संभलने की जरूरत है कि आगे चल के चाल इस प्रकार की ना हो। तो उम्मीद थोड़ी सी आपको कम रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट। ओके, ठीक है, चलिए ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर प्रकाश का व्यू। एक स्टॉक लेकर आई जरा, इंडिया बुल्स हाउसिंग का इंट्राडे में एकदम से स्टॉक में देखिए क्या सर्ज आया, 5% का मूव यहाँ पर। हालांकि बाय द वे ध्यान रखिए, फिर निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एकदम से उसमें काफ़ी मूव आया डाउनवर्ड साइड पर 20,412, और वही मूव आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। उसकी वजह से अब हम 46,000 के काफ़ी आसपास। प्रकाश, दो स्पेसेस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। एक तो डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पर क्या करें खासतौर से BEL जैसे स्टॉक्स में, और दूसरा ये पूरी पॉकेट PFC REC वाली, यहाँ पर भी बहुत शानदार मूव्स रहे हैं, यहाँ पर क्या करें? तो लेट्स टेक PFC REC क्योंकि पावर से रिलेटेड है और पावर फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसमें मुझे लगता है कि इनका एक्सपेंशन जिस प्रकार से हो रहा है, जो क्वालिटेटिव एक्सपेंशन हो रहा है, अभी भी आपको मार्केट से अच्छी ग्रोथ रेट इसमें मिल सकती है क्योंकि एक अश्योर्ड बिजनेस था इसमें। ऑफकोर्स पहले वैल्यूएशंस बहुत ही सॉफ्ट थे अनुज, अब तेज होने की वजह से आपको ये लगने लगा है कि कहीं ये हम ओवर पे तो नहीं कर रहे, इसके लिए ज्यादा पैसे तो नहीं, लागत नहीं दे रहे। बट इन दोनों कंपनीज को आप ऐसा पेयर ले सकते हैं क्योंकि इसमें से कभी एक चलता है कभी दूसरा चलता है, पर आगे चल के लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनकी ग्रोथ रेट कायम हो सकती है। इसमें इंटरेस्टिंगली जो हो रहा है, जो रिन्यूएबल स्पेस में एक्सपेंशन हो रहा था, उसके साथ साथ थर्मल एनर्जी पे भी बहुत कुछ हो रहा है। सो मुझे लगता है कि आप इनको रख सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड भी पहले तो अच्छी हुआ करती थी, अब महंगे होने की वजह से, पर डिविडेंड एटलीस्ट आता है आपको रेगुलर बेसिस पे क्योंकि इनका नेचर ऑफ बिजनेस ये है। बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर क्वाइट कंपेलिंगली गुड, मतलब इन द सेंस आप रखेंगे तो कोई आपको ड्रॉडाउन में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, कोई की गिरावट एकदम मोटी आ जाए कि आप चिंतित हो जाए। बट पोर्टफोलियो स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। हम लोग की पसंद नॉर्मली क्या होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में इसलिए रहती है कि वो बिजनेस हम लोग को थोड़े से समझ आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अभी वैसी इस स्पेस में कोई इस टाइप के दिख नहीं रहे। सो आई वुड लुक एट ओनली लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको लिया जा सकता। ओके, चलिए ठीक है। प्रकाश, IT में कोई स्टॉक, एक्चुअली IT तो हमने कई बार डिस्कस किया, मैं एक और स्टॉक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आप कवर करते हैं। जी एंटरटेनमेंट में अब आपका क्या व्यू बन रहा है? अभी जो मामला था NCLT वाला, वो NCLAT में चला गया, हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था, वो सबने एज्यूम कर लिया था कि वो क्लियर हो गया, और अभी वो SAT वाला मामला भी फंसा हुआ है। कोई व्यू यहाँ पर? व्यू पॉजिटिव है। देखिए हो क्या रहा है कि जी में टर्न अराउंड जब आएगा तो ये कैचअप बहुत जल्दी करेगा। मतलब उसके फेयर वैल्यूएशन मान लीजिए अगर आप लगाते हैं कि कुछ अटकल ये लग रही है कि जो सोनी के साथ मर्ज होने के बाद जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उसका मोनेटाइजेशन का पोटेंशियल देखते हुए 350, 330, 350 की जोन तो फेयर मिनिमम होनी चाहिए। अब वो ये हुआ है कि 300 से जो नीचे आता है, तो आप देखिए एक चीज, नीचे कभी भी जब भी ये कोई खराब न्यूज फ्लो के बेसिस पे आता है तो इससे बाइंग आ जाती है। और वो बाइंग क्यों आती है? क्योंकि अब फ्लोटिंग स्टॉक धीरे धीरे बहुत कम है, जिन लोगों को पेशेंस खत्म होनी वो लोग निकल जाते हैं, और जिनको पता है कि ये बिजनेस जब मर्ज होके साथ में होके जब बड़ा होके बनेगा तो इसकी वैल्यूएशन या इसकी ग्रोथ रेट जो है वो एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रेट रहेगा, और उसको कैप्चर करने के लिए आपको पकड़ना पड़ता है। यू कैन नेवर गेट द बॉटम, और आप परफेक्ट टाइमिंग भी नहीं कर सकते। आपने आज लिया, अगले हफ्ते से चलना शुरू हो गया। बट मुझे लगता है इसके अंदर वैल्यू है। कंटेंट लाइब्रेरी को देखिए, सोनी की अपनी खुद की स्ट्रेंथ है। सो ये फाइनली इतनी चीजों से जूझ के यहाँ पहुंचा है, इस मुकाम पे पहुंचा है। एक दो और रुकावटें आ सकती है, हो सकता है, लेकिन कोई इसमें टेक्निकली कोई मर्ज होने के बाद कोई इश्यूज हो कि मैच ना हो, कंपैटिबल ना हो, एक दूसरे से मेल नहीं बनता, वैसी चीजें नहीं है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइमिंग अनुज, बट आई फील ये वैल्यू डिराइव करेगा। और आपने नेटवर्क 18 और कोई और मीडिया कंपनीज का स्ट्रेंथ देखी है कि प्राइसिंग पावर वापस आ गई है। और अभी तो कंजम्पशन का दौर शुरू नहीं हुआ। फेस्टिव सीजन अगर ठीक ठाक आता है, सेट होता है, इलेक्शन अगले साल है, तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू तो यहाँ से एटलीस्ट 20-25% बढ़ ही सकती है। और हमने कई बयान सुने हैं मैनेजमेंट के इस क्षेत्र के, तो उसको कैप्चर करें आप। लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें, जो OTT और डिजिटल का श्रेय है वो सबको देखते हुए मुझे लगता है जी विल डेफिनेटली रिवॉर्ड। बट
डिसअपॉइंटमेंट लोगों को यही रही है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर छोड़ना नहीं चाहते और रेगुलेटरी इश्यूज या लीगल इश्यूज जो है उसकी वजह से रुकावटें इतनी आ जाती। सो पेशेंस टेस्ट करेगा बट इट विल डिलीवर। टाटा स्टील पर प्रकाश आपकी क्या कॉल रहेगी, क्योंकि ये पोर्ट टालबोट वाला मसला जो सुलझ रहा है, जहां पर यूके की गवर्नमेंट इनको करीब 500 मिलियन पाउंड का ग्रांट दे रही है, इनका अतिरिक्त कुछ और निवेश होगा। अब कंपनी का इरादा यही है कि यूके में जो लॉसेस थे उसकी भरपाई अब यहाँ से आगे होती हुई दिखाई देगी, ये जो नया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ये सेटअप करेंगे उसके बाद। क्या ये स्टॉक में फैक्टर इन हो चुका है या फिर आगे कुछ और आपको लग रहा है पोटेंशियल तेजी का बनेगा? नहीं अर्शदा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि ये जो भाव आपने देखा है और आपको मुझे याद नहीं है कौन शो में आप लोग के साथ किसके साथ ये डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी, मुझे यार वीरू शायद शो पे थे, मैंने कहा था स्टील कंपनीज में चाइना के रिवाइवल पे कोई प्रोडक्शन में बढ़ोतरी ना होने की वजह से हमारी कंपनीज के पास बहुत क्षमता है जो इस गैप को फिल कर सकती है, खास करके यूरोप के मार्केट में। चाइना यूरोप पहुंच नहीं पा रहा फॉर वेरियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस, तो ये 105 के करीब था उस टाइम टाटा स्टील। अब जो आया है ये इसके खुद की इंडिया बिजनेस की स्ट्रेंथ पे लार्जली आया है, जहां पे डीलेवरेजिंग की पूरी आपको पूरा असर दिख रहा है पॉजिटिवली। और अगले साल के 2024 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी बड़ी स्केल की कंपनी प्रॉफिटेबल कितनी जल्दी होने के बाद, ये डेट रिडक्शन के बाद कैसी हो जाती। तो हुलिया जो बदला है, ये जो न्यूज आई है बहुत आपको पॉजिटिव इसलिए बताऊं कि जो कॉर्बी में यूके में लंदन से नॉर्थ में करीब 100 माइल दूर एक गांव है, एक टाउन है जहां पे इनका यूनिट है, और ऑफ कोर्स पोर्ट टालबर्ट, ये दोनों प्लांट बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही पुराने, मतलब इनको रिवाइव करके भी आपको प्रॉफिटेबल होने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो पैकेज आया है ये इनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाएगा, एफिशिएंसी की तरफ ले जाएगा, और बाद में जो एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है कि इनके एम्प्लॉयज की कॉस्ट, जो पुरानी सेटलमेंट है जो यूनियन के साथ अभी तक कुछ इस पे समझौता नहीं हुआ है, वो करार हो जाने के बाद, समझौता होने के बाद आपको स्टॉक में री रेटिंग पूरी दिखेगी। लोगों को उम्मीद बन गई है कि यूके गवर्नमेंट पॉजिटिवली डिस्पोज है, इंक्लाइंड है, लेकिन वो एम्प्लॉइज वेजेस का जो वो है समझौता, वो जैसे ही आएगा एक नया दौर शुरू हो जाएगा। और ये जो कोरस की लेगेसी की वजह से, जो रूम की वजह से आप दबे हुए देख रहे थे टाटा स्टील को, वो पार्ट बैलेंस शीट का क्लियर हो जाएगा। तो ये लास्ट पीस है, अच्छा खासा पीस डीलेवरेज हो चुका है बैलेंस शीट में, लेकिन ये थोड़ा सा जो बाकी है ओवरहैंग, ये निकल जाएगा। आई डेफिनेटली फील इट विल गेट री रेटेड। कंपनी की ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ हम बाकी तो सब जानते ही, ग्रुप की व्हाटएवर ये नंबर्स ठीक ठाक है, बट आई फील टाइमिंग वाइज अभी पूरी तरह से इसमें फैक्टर इन नहीं है। प्रकाश सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। आज डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में काफी मूव है, डायग्नोस्टिक में या फिर हॉस्पिटल चेन्स के स्टॉक्स की कैटेगरी में कोई प्रिफर्ड स्टॉक आपका, या फिर इस मूव में डायग्नोस्टिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं क्या? एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है ना कि अब रोज ही कोई एक नई क्षेत्र की उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, लोग ढूंढते हैं कि कहाँ हमको कोई वैल्यू मिलेगी, क्या चीज नहीं चली है। एक्चुअली मैथमेटिकली लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सा सेक्टर नहीं चला है, देखिए उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि बाकी निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा सब अपने 52 वीक हाइज पे आ गए। माई सेंसेस की डायग्नोस्टिक कंपनीज के बिजनेस में कोई तब्दीली नहीं हुई जिसकी वजह से आपको इनको री रेटिंग करने को मिले। इनफैक्ट बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स थोड़ा सा जो गैप हुआ है वो फार्मा लेड रहेगा, हॉस्पिटल्स थोड़े बहुत उसमें है, हॉस्पिटल्स की तादाद बहुत बढ़ गई है लिस्टेड स्पेस पे, तो आपके पास चॉइस इतनी हो गई कि रोज ही कोई नई लिस्टिंग आती है जो हॉस्पिटल स्टॉक की बिजनेस की है। मुझे लगता है अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स पे फोकस करें, और उसमें से जो चुनिंदा जो पसंदीदा मेरे जो स्टॉक्स है उसमें नारायण ह्रृदयालय मेरे को हमेशा इसलिए पसंद आया, और कई सालों से मैं बोलता आ रहा हूँ, उसने बहुत टेस्ट किए पेशेंस, लेकिन अब जो डिलीवरी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है कि आपका रिफ्लेक्शन है कि ये हर एक प्राइस पॉइंट और प्रोडक्ट अपने सॉल्यूशंस के या सर्विस के बलबूते जो एक्सपैंड कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स इंडस्ट्री की बेस्ट हो जाएगी, जो अभी तक हमने देखा नहीं है एक छोटे से हॉस्पिटल में से होते हैं, क्योंकि इनकी लोकेशनल एडवांटेज और इनके प्राइस पॉइंट एडवांटेज, ये दोनों का जो समावेश जो है, इससे इनको बहुत आगे चल के होगा। इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, आपको मौके लगेंगे लेने के, लोगों ने उम्मीद नहीं की थी 1100 का भाव हो जाएगा इतनी जल्दी, हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आप ऐड कर सकते हैं, बट इसको फोकस रेडार पे रखेंगे तो बाकी छोटे नए जो छोटे वो लिस्टेड स्टॉक्स आ रहे हैं जिनकी हिस्ट्री अभी बननी बाकी है,
उससे बेहतर है कि आप उसमें रहें जिसमें बहुत आपने क्लियरली समझा है कंपनी कैसे ग्रो करेगी। ओके, चलिए खैर प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी थैंक यू। ओके, चलिए मार्केट पर एक बार नजर डालते हैं, और अब आ गया हैशटैग मार्केट डे लो पर। और इसमें मैं जो मुझे आज लग रहा था, सुबह हम ट्रेड सेटअप में डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सेटअप बिगड़ गया था मामला और थोड़ा ओवरबॉट हो गई थी मार्केट, प्लस कल की छुट्टी भी आ रही है इसकी वजह से भी। अच्छा, निफ्टी डे लो पर बहुत ज़्यादा नया डे लो नहीं बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने बनाया। बैंक निफ्टी ने अग्रेसिव लो बनाया है 45,947। इनफैक्ट जो सुबह का लो था उससे करीब करीब 200 पॉइंट नीचे का बैंक निफ्टी का लो बनाया। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लग रहा था कि एटलीस्ट 20,450 का लेवल डिफेंड होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पुट राइटिंग हुई थी, लेकिन सॉरी 20,150 का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स रखिए एक बार। हाँ, 20,450 का लेवल डिफेंड होना था, लेकिन अब वो ब्रीच हुआ और 20,403 पर अब हम आ गए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर। तो यहाँ पर काफ़ी गिरावट आई एकदम से आखिरी में। एक बार जरा वोडाफोन आइडिया लेकर आइए, 8% नीचे वोडाफोन आइडिया। तो चलिए इस क्लोज को समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ होगा अगर आप लॉन्ग है तो। एटलीस्ट निफ्टी पर तो नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी पर शायद कुछ लोगों का हुआ हो, लेकिन बैंक निफ्टी पर भी मेरा व्यू ये है कि अभी 45,800 से पहले तो कोई मतलब नहीं है रिविजिट करने का। 45,800 ब्रीच होगा तो हम रिविजिट ज़रूर करेंगे। निफ्टी पर 2128 अभी भी हम फ्राइडे के लो से ऊपर ही बंद हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। क्लोज खराब है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है कि आप शॉर्ट करने आ जाए। लॉन्ग जहां तक कैरी करना है मेरे ख्याल से अभी भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, वो 19,950 जो स्टॉप है वो उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, क्लोज खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आई है लास्ट के 1 घंटे में आज। निफ्टी बैंक में जो वीकनेस है अनुज, स्पेशली जो HDFC बैंक लीड कर रहा है। बैंक, हाँ। अब फ्राइडे तक तो लग रहा था कि फुटसी वाला फ्लो है, अब उसके बाद लगा था कि चल टिक जाएगी, लेकिन आज का 2% थोड़ा एडवर्स नहीं हो गया? नहीं, आज का मूव खराब है। HDFC बैंक में मूव खराब है आज। अच्छा, आज एक और चीज हुई है हर्षिता, मेरे ख्याल से आज बहुत पैसा लोगों ने प्राइवेट बैंक से निकाल के थोड़ा PSU बैंक में डाला। फ्राइडे को मैं राहुल अरोड़ा के साथ डिस्कशन कर रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब कुछ पैसा मूव करेगा प्राइवेट बैंकों से PSU बैंकों में जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, PSU बैंकों का वेट नहीं है, तो PSU बैंक अगर चल भी गए तो इंडेक्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। आज अगर PSU बैंकों का उतना ही वेट होता जितना प्राइवेट बैंकों का, तो आज बैंक निफ्टी नहीं करता। लेकिन वही है, HDFC बैंक लॉपसाइडेड इंडेक्स है। लेकिन HDFC बैंक पे भी मैं ये कहूँगा, मेरा जो व्यू फ्राइडे को था मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ। HDFC बैंक बॉटम बना चुका है। ये हाँ, बीच बीच में इस तरीके के मूव्स आएंगे, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि आज के इस गिरावट को मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से। परसों एक और एक्सपायरी है। प्रॉब्लम ये है कि वीक में 2 बार एक्सपायरी हो रही है, जिससे HDFC बैंक पर इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा इसको भी। चलिए, अब BTST या STBT क्या किया जाए, कंसिडरिंग कल भारतीय बाजार बंद होंगे और ऑफ कोर्स ग्लोबल इवेंट्स आज शाम का और कल शाम का, उस पर हम रिएक्ट करेंगे जब हम लौट कर आएंगे बुधवार को। गावा साहब बताइए, तेजी या मंदी, क्या करेंगे? आई थिंक गुड आफ्टरनून, तेजी, और वो होगा ब्रिटानिया। सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है ब्रिटानिया में, करीब 3-4 हफ्ते से एक बेस बना हुआ है, ट्रेड कर रहे हैं 4,600 के आसपास। मेरे ख्याल से 4,700 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 4,570 ब्रिटानिया। ओके, गावा सर ने चूज किया ब्रिटानिया। शिल्पा, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? मेरा STBT रहेगा थोड़ा सेफली। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि SBI कार्ड में बहुत अग्रेसिव लॉन्ग OI बिल्टअप है ऑन द शॉर्ट साइज, रफली 11%। तो यहाँ पे 800 के टारगेट्स तो बहुत इजीली अचीवेबल हैं, उसके नीचे भी जा सकता है 780। तो यहाँ पे SBI कार्ड का जो 800 का पुट है, जो रफली अभी 6.5 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसको थोड़ा एक 2 रुपये के स्टॉप लॉस से इसको आप लेके जाइए। मुझे लगता है ये आपको शायद वेंसडे में ओपनिंग में आपको 11-12 रुपये में भी ट्रेड करता हुआ मिलेगा। अग्रेसिव शॉर्ट्स है तो यहाँ पे सेल टारगेट्स आपको अच्छे मिलेंगे। ओके, SBI कार्ड्स, राजेश सतपुते जी आप क्या कैरी करेंगे? वीरेन जी, मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन, थोड़ी वोलेटिलिटी, इसको पकड़ के मैं ITC को ही लेके जाऊंगा। मुझे लगता है एक सेफ बेट रहेगा, 5 रुपए का रिस्क रहेगा, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर हम सही ठहरे तो जैसे सुबह भी बात हुई थी, 460 465 पहला पड़ा, वो निकले तो 480, तो ITC इज अ बाय। ITC से बाय। राजेश पालवे जी, आपकी पिक क्या होगी? अनुज जी, कंटेनर कॉनकॉर पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में देखें तो आज थ्रू आउट द सेशन एक बाइंग इंटरेस्ट था और स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए नेक्स्ट सेशन में। अपसाइड के टारगेट 755 760 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 723 रुपए के आसपास। ओके, तो कॉनकॉर में एक अपॉर्चुनिटी इधर पालिया साहब ने पकड़ी। मानस, आपका ट्रेड? हर्षिता जी, पीएफसी में खरीदारी करके जाएंगे। पीएफसी ने 20 डे मूविंग एवरेज पे बेस बनाने की कोशिश की है, बाउंस बैक देखने को मिला है, तो पीएफसी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 284 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 295 की टारगेट सेट करनी है पीएफसी के फ्यूचर में। ऑप्शन में 290 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 7 रुपए 40 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 5 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 12 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। बीटीएसटी कॉल्स सारे के सारे पूरे हो चुके हैं और आज मैं अनुज राजेश जी को देख रहा था। राजेश जी, क्या आप आजकल गाड़ी भी हेलमेट पहन के चलाते हैं क्या, 4 व्हीलर? क्यों नहीं, 2 सेल कॉल आई थी बाजार में और एक उसके बाद आईटीसी। बड़ा सुरक्षात्मक नजरिए लेके चल रहे हैं आजकल आप, हैं? हाँ, बाजारी देखिए विनय जी, बाजारी वैसा है, बाजार में दोनों तरफ के मुंह आ रहे हैं लेकिन वो पकड़ में बराबर से नहीं आ रहे, तो आपको बहुत कॉशियसली प्ले करना पड़ता है ये मार्केट। ठीक है, आईटीसी आपने बिल्कुल सही पिक किया। इट्स 452 डे हाई के रेंज में क्लोज हो रहा है। अच्छा मूव दिया इसने, हालांकि विद इन दैट ऑप्शन ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे 460 की और 450 की, 460 की कॉल बिकी हुई है और 450 की पुट बिकी हुई है। स्टॉक एग्जैक्टली अपनी 20 डे मार्क और 50 डे मार्क को पकड़ के ट्रेड कर रहा है। अच्छा, 1-2 काउंटर्स को और देख लीजिए जो कि जाते जाते हमें शायद थोड़ा सा एडमायर करना चाहिए। उनका क्लोज बहुत अच्छा है, उसमें पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट है ही, टाइटन है ही। एक बार आप ब्रिटानिया और लेके आइए एफएमसीजी बास्केट से, इसने आज एक लोअर लेवल से पुल बैक दिया। इस पर आपकी रीडिंग क्या कहती है शिल्पा जी? क्या ब्रिटानिया एक अच्छा बेस बना चुका है क्लोजर टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? जी डेफिनेटली, ब्रिटानिया यहाँ पे हमारे टेक्निकल डेस्क से भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा बाई रेकमेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ब्रिटानिया ऑफकोर्स अप्रोच कर रहा है एक हायर टारगेट्स ऑफ यहाँ पे 5000, लेकिन यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस बाय करेंगे टुवर्ड्स 4400 तो ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ सितंबर सीरीज के लिए प्ले करना है तो आप यहाँ पे 4800 के भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप एट द मनी 4600 का कॉल ऑप्शन में भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप यहाँ पे 4530 के स्टॉप लॉस से आप इसमें डेफिनेटली लॉन्ग बने रह सकते हैं। ओके, अच्छा एक बार जरा चार्ट लेकर आइए आप आईओबी का, इंडियन ओवरसीज बैंक। और यहाँ पर देखिए सुबह से सर्किट लगा हुआ था 20%, सुबह से मतलब दोपहर से सर्किट लगा हुआ था 20%, लेकिन अभी ये 3:20 पे सर्किट खुला और एकदम से हैवी वॉल्यूम के साथ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, आईओबी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में और विद इन दैट सबसे कम फ्री फ्लोट है इसमें, 96% होल्डिंग है गवर्नमेंट की। हाँ। तो फ्री फ्लोट है ही नहीं इसमें, ना के बराबर है। तो ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन लास्ट के कुछ मिनटों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पर। तो खैर इस पर नज़र रखेंगे। इवन ओवरऑल पीएसयू इंडेक्स टुवर्ड्स द एंड थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ हाईएस्ट लेवल से, लेकिन एक बार वोडाफोन आइडिया देखिए अब आप 8% नीचे। आज सुबह सुबह एक वेबसाइट पर एक रिपोर्ट आई थी कि अब सबको बोलने में भी हंसी आ रही है वैसे, कि वो कुछ 4-5 नाम लिए थे उन्होंने कि शायद वो एक्वायर कर सकते हैं इसको। ये चीज़ अच्छी हुई। वैसे मैं एक चीज़ कहूँगा, वोडाफोन आइडिया ने मार्केट खुलने से पहले उसको डिनाई कर दिया। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। ये नहीं होना चाहिए था कि स्टॉक खुल जाता, सर्किट लगा देता पर उसके बाद मैनेजमेंट आके मना करता, फिर पहले ही मना कर दिया उन्होंने। माँ के ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नॉनसेंस है, हम किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो वो बस खुलते ही नीचे आया स्टॉक और अब देखिए एकदम लोएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है, तो 7% नीचे जाके बंद हो रहा है स्टॉक। जी हाँ, भारी करेक्शन वहां पर आता हुआ। चलिए अब बॉल की तरफ बढ़ते हैं। आज का दिन, एक दिन छुट्टी से पहले, जो आशीष कहते हैं सैंडविच सेशन, और वीकेंड के बाद एक दिन जो हम कारोबार कर रहे हैं, मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में देखने को मिली है 20,125 के आसपास। लेकिन निफ्टी के लिए शायद एक क्लोज इतना पेनफुल नहीं है जितना आपको निफ्टी बैंक के लिए दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक 45,906 तक टूटा था, वो डे लो बना कुछ ही देर पहले, और अब आप देखेंगे 45,950 949 के आसपास टिकता हुआ ऊपरी लेवल से खासी गिरावट देखने को मिली। 284 अंकों का नुकसान यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी की तरफ से भी ज्यादा कुछ साथ नहीं, और निफ्टी आईटी की जो दिक्कत है आज मुनाफा वसूली वाली, वो लार्जली इंपोर्टेड है क्योंकि नैस्डैक पिछले सत्र में कमजोर था, तो यहां पर भी लोगों ने कुछ पोजीशंस
अपनी काटना शुरू की। ओवरऑल स्थिति थोड़ी सी बदली हुई जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि बात करते करते निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स भी आपको 162 पॉइंट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप पे भी आधे % तक का नुकसान देखा गया। अब मुनाफा वसूली के कई सारे अंश थे। पहले आपके लिए लेकर आएंगे वो निजी बैंक जिन्होंने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव डाला। HDFC बैंक लगभग 2% के नुकसान पर। कोटक में हम देख रहे थे कुछ मुनाफा वसूली। ICICI तेजी की तरफ था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा बंद हो रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। तो ये वो दिग्गज बैंक थे जिन्होंने मार्केट को नीचे या फिर पीछे खींचा है। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए, सरकारी बैंकों का आज बोलबाला था। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ट्रेड्स जमकर तेजी रही और PSU बैंक इंडेक्स यही वजह है कि करीब 3% तक के गेंस दिखाने में कामयाब। SBI में करीब आधे % से ज्यादा का इजाफा। PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमने देखा है 2.5 से 3% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे IDBI जो अनुज मेंशन कर रहे थे, IOB जैसे ट्रेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे ट्रेड्स खूब जमे हैं। सरकारी बैंकों में हर स्टॉक में हमने देखा है जमकर खरीदारी होती हुई आज दिखाई दी है। तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ था। ऑटो कंपनियों में आज जोर देखने को मिला है। M&M जैसा काउंटर था जहां पर इंट्राडे में 3% तक के गेंस रहे। ऑटो इंडेक्स आपके सामने 111 पॉइंट ऊपर। M&M 2.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। वहीं पर अगर आप देखें VST टिलर जैसे काउंटर्स, वहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी। आपके एस्कॉर्ट्स में भी आज तेजी की पोजीशंस बन रही थी। तो ये फिलहाल वो ट्रैक्टर टिलर वाली कंपनियों में भी तेजी। हालांकि एक बार VST टिलर का चार्ट आप देखिएगा फिर से, 7% के इंट्राडे गेंस थे और फाइनल क्लोज जो आ रहा है वो लगभग 4% के गेंस पर ही आ रहा है। तो ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली जरूर होती हुई दिखाई दी है। कहां पर ज्यादा दबाव बना वो आपको हीट मैप में दिखाएंगे, क्योंकि कई ऐसे पॉकेट्स थे। मेटल्स में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए। हिंडाल्को उसमें शामिल है, 2.25% की गिरावट। टाटा स्टील में 1.25% तक का नुकसान देखा गया है। IT कंपनियां LTI, माइंट्री, टेक महिंद्रा, आपका इन्फोसिस, TCS जैसे स्टॉक्स थोड़े से बैकफुट पर आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ITC 1% ऊपर। फिर से सरकारी कंपनियों में पावर स्टॉक्स भागे तो पावर ग्रिड इंडेक्स का हैवी वेट 3% ऊपर। टाइटन में हमने देखा है एक अच्छा खासा किक ऑफ रहा है तेजी का, 2.5% के गेंस। ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सभी वो ट्रेड्स थे जहां पर खरीदारी बनती दिखाई दी है। तो आज का सत्र निफ्टी और बाकी मार्केट के लिए कुछ मुनाफा वसूली वाला सत्र साबित होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी जाकर टिका है 20,122 के लेवल्स पर और साथ ही साथ निफ्टी बैंक 288 अंकों की गिरावट। यहाँ पर हमने देखा है ज्यादा निराशा हाथ लगती हुई। बिल्कुल। चलिए फिर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेलिब्रेट करिए, ध्यान रखिए कल मार्केट हॉलीडे है और इसके लिए अब हम आपसे मिलेंगे सीधा बुधवार को। वीरू, आपको भी और हर्षिता आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी गणपति बाप्पा मोरया। अब मिलेंगे बैंक